तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी आपको याद होगा, हम लोगों ने पढ़ा था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का आयोजन किया गया कहां पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। और वहीं पे भारत ने ये नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीत लिया है। किसके लिए जीता? तो एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए। एक्चुअली में हमारे जो सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने 2021 में आई रास्ते नाम से एक परियोजना शुरू की थी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सड़क सुरक्षा इंश्योर की जाती है और अभी इसी के लिए भारत ने ये नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। यहाँ पे आई रास्ते की फुल फॉर्म भी मैंने लिख दी है, इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू को आधिकारिक राज्य फल घोषित किया? तो आंसर होगा असम ने। तो अभी असम सरकार ने काजी नेमू को अपना स्टेट फ्रूट बनाया है। ये एक प्रकार का नींबू ही है, देखने में अमरूद की तरह भले ही लग रहा हो, लेकिन ये नींबू है। ये अपने रसीले और सुगंधित और अत्यधिक पोषण मूल्य के लिए जाना जाता है। नाम याद रखना, क्या कहते हैं इसको? काजी नेमू कहते हैं। देखो, अब असम का हमने राजकीय फल देख लिया, तो यहाँ का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी क्या है वो भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। वैसे आप जानते हो असम कैपिटल इसके दिसपुर होती है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया, ये आप जानते हो। राजकीय पशु भी आप जानते ही होंगे, एक सिंग वाला गेंडा, भाई काजीरंगा नेशनल पार्क में फेमस है ये। और राजकीय पक्षी सफेद पंखों वाली बतख है। राजकीय पुष्प है फॉक्सटेल ऑर्किड, और ये फल हो गया काजी नेमू। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि रचना कुमारी का संबंध किस खेल से है, जिन पर अभी 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। बैन भी तो बहुत लंबा लगाया, 12 साल का, मतलब ये समझो एक तरह से खेल ही खत्म कर दिया उनका। तो इनका संबंध याद रखना, हैमर थ्रोवर थी है, टॉप इंडियन हैमर थ्रोवर। नाम है रचना कुमारी, जिन पर अभी इंटरनेशनल फेडरेशन के एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिटी ने 12 साल का प्रतिबंध लगा दिया। अब क्यों लगाया होगा आप बताओ? तो डोपिंग संबंधित नियमों का पालन नहीं किया इन्होंने। डोपिंग मतलब कुछ आर्टिफिशियल ताकत देने वाली दवाएं या स्टेरॉइड्स का सेवन इन्होंने कर लिया था, जो कि खेलों में वर्जित होती है, मना होता है उनका। और वैसे इन पे ये दूसरी बार बैन लगा है। इससे पहले भी 2015 में 4 साल का बैन लगा दिया गया था इन पे। चलो फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए स्वयं योजना शुरू की है? तो आंसर होगा उड़ीसा ने। तो अभी उड़ीसा सरकार ने युवाओं को ब्याज मुक्त लोन देने के लिए ये स्वयं योजना शुरू की है। पर याद रखना, इसमें केवल 1 लाख रुपए तक का ही लोन दिया जाएगा। और इस योजना में 18 से लेकर 35 वर्ष आयु के 1 लाख पात्र ग्रामीण और शहरी युवाओं को लोन दिया जाएगा। लोन देने का उद्देश्य क्या है, क्यों दे रहे हैं लोन? 1 लाख रुपए तक का ही दे रहे हैं भले ही, लेकिन ये ब्याज मुक्त लोन तो है। क्यों दे रहे हैं? ताकि युवा इस पैसे से अपना कुछ स्वयं का काम, खुद का मतलब कोई स्टार्टअप वगैरह, वो बिजनेस वगैरह वो शुरू कर सके। तो इसका नाम है स्वयं योजना, ताकि वो अपना स्वयं का कोई काम शुरू कर सके। यहाँ पे स्वयं की फुल फॉर्म भी दी है इन्होंने, स्वतंत्र युवा उद्यमी। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। तो अभी 14 फरवरी 2023 को ही राजस्थान के डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हिस्सा लिया, लोगों को वहां पे संबोधित किया, मतलब भाषण वगैरह दिया उन्होंने। और देखो, लखपति दीदी योजना की हम बात करते हैं पहले, तो 2-3 बातें तो याद रखनी है आपको कि इसकी शुरुआत कब की थी, किसने की थी। तो मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था, इसकी घोषणा की थी कब? 15 अगस्त 2023 को। उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यही है। और इसका लक्ष्य क्या रखा? 2 करोड़ महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना खुद का रोजगार शुरू कर सके और सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की वो इनकम कर सके। ये इनका उद्देश्य है, नाम से भी क्लियर है, लखपति दीदी, दीदी को लखपति बनाना, मतलब साल की 1 लाख तो इनकम होनी ही चाहिए। और अगर बात करें राजस्थान ने ये लखपति दीदी योजना को कब शुरू किया था? भाई राजस्थान में नई सरकार बनी थी बीजेपी की, दिसंबर में शुरू कर दिया था। डेट बताऊं, 23 दिसंबर 2023 को। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो आंसर होगा संजय कुमार जैन। तो याद रखना, भी संजय कुमार जैन ने आईआरसीटीसी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद को संभाल लिया है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि रेल मंत्रालय ये संजय कुमार जैन को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए 2 बार रेल मंत्री पुरस्कार से सम्मानित कर चुकी है, एक बार 1999 में और दूसरी बार 2019 में। और ये अब आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन बन चुके हैं। आईआरसीटीसी
इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आप जानते हो अभी रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कौन? जया वर्मा सिन्हा। ये प्रश्न अभी परीक्षा में पूछा गया था। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में पहली बार डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो समिट का नाम है डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स समिट। पहली बार इसका आयोजन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट है। कहां पे? असम के गुवाहाटी में। किसने किया? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री ने, जिसके मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव है, जो रेल मंत्रालय भी देखते हैं। कब हुआ इसका आयोजन? अभी 15 फरवरी 2024 को ही हुआ है। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में 20 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी बन गई है? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो अभी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर 2900 के ऊपर पहुंच चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि ज्यादा पुरानी बात नहीं, 6-7 महीने पहले इसकी जो वैल्यू थी ना, वो 2500 रुपए के आसपास थी, और अभी 2900 रुपए के ऊपर चल रही है। मतलब एक शेयर की कीमत है ये। तो इस प्रकार से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का बाजार पूंजीकरण 20 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, और ऐसा करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बन गई है। वैसे भारत की 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों की बात करें तो पहले नंबर पे तो ये आ गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दूसरे पे टीसीएस, तीसरे पे एचडीएफसी बैंक वगैरह है आगे फिर। और बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप में आपको समझा चुका हूं, पहले उदाहरण से समझाया था, फिर समझाता हूं। जैसे कि क्रिक एग्जाम नाम की एक कंपनी है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है ये, और हमारे कंपनी के शेयर हैं 100। एक शेयर की कीमत रुपए है, तो टोटल शेयर की कीमत कितनी हो गई? 100 इंटू 10 हजार रुपए। तो हमारे कंपनी की वैल्यू, आप इसे बोल दो मार्केट कैप, या आप इसे बोल दो बाजार पूंजीकरण, कितना हो गया? 1000 रुपए की कंपनी है। और अभी आपको याद हो तो कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था, इसी तरह का एक प्रश्न था कि 30 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप तक पहुंचने वाला देश का पहला ग्रुप कौन सा बन गया है? तो टाटा ग्रुप बना था, याद होगा आपको। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा प्रबोवो सुबियांतो। तो अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए राष्ट्रपति बन गए हैं ये प्रबोवो सुबियांतो, जो कि अभी तक वहां के रक्षा मंत्री थे। अब ये वहां के नए प्रेसिडेंट होंगे। इन्होंने किनका स्थान लिया? जोको विडोडो का। और इस तरह से ये अब इंडोनेशिया के 8वें नंबर के प्रेसिडेंट होंगे। अच्छा, इंडोनेशिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, उसके स्टैटिक मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम कुछ ऑप्शन देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहे अभी। जैसे कि अलेक्जेंडर स्टब, ये फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने। ओल्जास बेक्टेनोव, ये कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने। और अहमद अवद बिन यमन देश के प्रधानमंत्री बने। फिर आपसे पूछ रहे भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा ये कहां से शुरू होगी? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो याद रखना, भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन सेवा यानी कि हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ये उत्तराखंड से शुरू होगी। हमारे जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं यानी कि एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने ही ये जानकारी दी है। तो इस सेवा में एक हेलीकॉप्टर एम्स ऋषिकेश में तैनात किया जाएगा, जहां से इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकेगा, ताकि दुर्घटना का शिकार हुए किसी भी व्यक्ति तक चिकित्सा पहुंचाई जा सके। या आप यूं कह सकते हो, मरीजों को पहाड़ी इलाकों से एम्स तक समय पर परिवहन सुनिश्चित किया जाए। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां पे रखी है? तो आंसर होगा दुबई में। अभी आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर गए थे, और यहां से कई सारे करंट अफेयर्स आपके बनेंगे, वो सारे मैं आपको अभी रिवाइज भी कराऊंगा, एक साथ ही करवा दूंगा। पहले अपन क्वेश्चन को देखते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूनाइटेड अरब अमीरात के जो प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, इन्होंने दुबई में भारत मार्ट की आधारशिला रखी है। भारत मार्ट ये दुबई में जेबेल अली मुक्त व्यापार क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। अब ये भारत मार्ट है क्या? तो दुबई में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी पहुंच प्रदान करने के लिए ये एक मंच है, एक प्लेटफॉर्म है। मतलब यहाँ पे हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो वो अपने उत्पादों को, अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे रख सकेंगे। अरे जैसे हमारे यहाँ पे मॉल नहीं होते क्या, या जिन्हें आप मार्ट कहते हो, जैसे आपके शहर में भी होगा, कोई वी मार्ट होगा, कोई जी मार्ट होगा, जियो मार्ट होगा, रिलायंस मार्ट होगा, जहाँ पे कई तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तरह का शॉपिंग मॉल आप समझ लो, तो उसी तरह से होगा ये। यहाँ पे भारत में जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं वो आपको वहां पे मिलेंगे, जिससे हमारी मतलब पहुंच बढ़ रही है। आप देखो ना, हमने निर्माण किया भारत में, मतलब हमारे ये प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको कहाँ पे सेल कर रहे हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में सेल कर रहे हैं, या दुबई में। उसके लिए हमने ये भारत मार्ट बनाया है। फिर अगला प्रश्न है,
अभी हाल ही में किस देश में पहली लग्जरी ट्रेन ड्रीम ऑफ द डेजर्ट शुरू की जाएगी? तो आंसर होगा सऊदी अरब में। तो अभी सऊदी अरब ने अपनी पहली लग्जरी ट्रेन जिसका नाम है ड्रीम ऑफ डेजर्ट, इस ट्रेन को शुरू किया है। ये मध्य पूर्व में पहली लग्जरी ट्रेन है जो कि इसकी कैपिटल रियाद से शुरू होगी। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा रविचंद्रन अश्विन। तो रविचंद्रन अश्विन ये टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट पूरे करने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। अभी राजकोट में इंग्लैंड की पहली पारी में जैक कॉली को आउट करने के साथ ही अश्विन ने अपने 98वें टेस्ट मैच में ये मुकाम हासिल किया है। मतलब 500 विकेट पूरे कर लिए इन्होंने, और इस तरह से ऐसा करने वाले ये दूसरे भारतीय बन गए हैं। तो अब आप पूछोगे पहले कौन है? टेस्ट मैच में 500 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो आंसर होगा अनिल कुंबले, और उनके नाम भारत के लिए सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने का रिकॉर्ड भी है। कितने विकेट लिए? 619 विकेट। और रविचंद्रन अश्विन ऐसा करने वाले, याद रखना, दुनिया के 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के तो दूसरे और दुनिया के 9वें खिलाड़ी। और अगर प्रश्न ऐसे, वैसे मैंने आपके सामने लिस्ट लगा दी है, अगर ऐसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा टेस्ट में विकेट लेने का रिकॉर्ड ये किनके नाम है, तो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन का। उन्होंने 113 मैचों में 800 विकेट लिए हैं। तो ये डेटा भी मैंने आपके लगा दिया सामने, देख सकते हो। इनका नाम याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो आंसर होगा 117वें स्थान पे। तो अभी हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की काफी खराब रैंक आई है। 117 नंबर पे आ गए हम, 117वें नंबर पे 117। और 2017 के बाद ये सबसे खराब रैंक है हमारी। 2017 में 129 रैंक थी हमारी। वैसे भारत की इससे भी खराब रैंक रह चुकी है। अगर बात करें अब तक की सबसे खराब रैंकिंग हमारी, वो 2015 में आई थी 173। और अभी लास्ट टाइम 2023 में दिसंबर में जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 102 रैंक पे पहुंच गया था। लेकिन अभी जो रैंक आई उसमें भारत 117 पे आ गया है। आप पूछना चाहोगे कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है भाई साहब? तो ये इगोर स्टिमक हैं। ये किस देश के हैं? ये क्रोएशिया के हैं। कोच भी मैंने आपको बता दिए। अब पूछोगे आपकी इस रैंकिंग में टॉप पर कौन है? तो टॉप पे बना हुआ है अर्जेंटीना। फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं कि दुनिया में पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा है? तो आंसर होगा दुबई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात का शहर है दुबई, जो कि दुनिया की पहली एयर टैक्सी को शुरू करने जा रहा है। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात में जो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ था, वहीं पे यूनाइटेड अरब अमीरात सरकार ने ये घोषणा की है कि वो 2026 तक अपनी एयर टैक्सी सर्विस को शुरू कर देगा। तो ये आप ध्यान में रखना। आपको याद है भारत की पहली पॉड टैक्सी ये कहां से कहां चली थी? ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। तो उत्तर होगा नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। तो ये ध्यान में रखना। और यूनाइटेड अरब अमीरात से संबंधित सारा कुछ आज मैं आपको रिवाइज करा ही चुका हूं। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व मानव विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 फरवरी को। अब ये जो दिन है ये हर साल 15 फरवरी को नहीं होता है, बल्कि ये दिन फरवरी के तीसरे गुरुवार को मनाया जाता है। तो इस बार ये 15 फरवरी को मनाया गया। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य मानव विज्ञान के बारे में व्यापक जागरूकता को बढ़ावा देना। अच्छा, साइंस से, विज्ञान से याद आएगा, एक राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। मैंने आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ क्यों मनाते हैं, क्या कारण है। और इस बार की थीम आ चुकी है। थीम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज फॉर विकसित भारत। एक वर्ल्ड साइंस डे भी होता है जो हम 10 नवंबर को मनाते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क कोष की पहली बैठक ये कहां पे हुई? तो आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी में। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। इसकी पहली बैठक अभी हुई कहां पे? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। तो आपको बता दूं, वैश्विक जैव विविधता यानी कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये फंड बनाया गया है। इसकी स्थापना कोप 15 में हुई थी। और आप जानते हो कोप 15 ये जैव विविधता से, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित था, जो कि कहां पे हुआ था? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और इस फंड को बनाने का लक्ष्य क्या है? 2030 तक पृथ्वी के 30% भाग को सुरक्षित करना। और इसका आयोजन यानी कि इसकी पहली बैठक अभी कहां पे हुई? वॉशिंगटन डीसी में। वॉशिंगटन डीसी में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी है और वर्ल्ड बैंक का भी है। ये किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार बता चुका हूं, पोटोमैक नदी के किनारे। और याद रखना, अभी जो G20 की अध्यक्षता हमने की थी 2023 में, भारत ने की थी, 2024 में ब्राजील करेगा। लेकिन अभी एग्जाम में प्रश्न आया था कि G20 की पहली बैठक कहां पे हुई थी?
और कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी, यहीं पे वॉशिंगटन डीसी में। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछ रहे हैं प्रश्न में कि अभी हाल ही में 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इस बार 2 जनों को चुना गया है, एक है गुलजार और दूसरे हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आप जानते हो, ये सबसे पुराना और सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है, जो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा किसी लेखक को उनके साहित्य के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अभी 2023 के लिए ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इसमें 2 लोगों को इस बार चुना गया है, एक तो उर्दू के मशहूर पोएट हैं ये गुलजार, और एक संस्कृत विद्वान है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। तो गीतकार गुलजार की बात करें तो उन्हें 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, 2004 में पद्म भूषण मिल चुका है, अभी 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। उसके अलावा और भी कई अवार्ड उन्हें मिल चुके हैं, और अब मिल रहा है उनको 2023 के लिए ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और उन्हीं के साथ ये पुरस्कार संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को भी दिया जा रहा है। उनकी बात करें तो वे जन्म से ही दृष्टि बाधित हैं, मतलब देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने 100 से ज्यादा किताबें लिख चुके हैं वो। और अगर आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर लेते हैं, या करंट अफेयर्स का रिवीजन वाली क्लास जो मैं आपके लिए चलाता हूं, जिसमें 2023 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूं, तो वहां पे अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी कुछ बुक्स थी, 2-3 बुकें थी, उनको लॉन्च किया था, रिलीज किया था, तब भी मैंने इनके बारे में आपको बताया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये पुरस्कार कितनी भाषाओं के लेखकों को दिया जाता है? तो 23, जिसमें से 22 तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं वो हो गई, और एक अंग्रेजी हो गई। बात करें पहली बार ये पुरस्कार कब और किसे से दिया गया था, तो 1965 में दिया गया था, जी शंकर कुरुप को, मलयालम भाषा के कवि हैं वो। अभी लेटेस्ट ये 58वां दिया जा रहा है 2023 के लिए, किसे? गुलजार को और रामभद्राचार्य जी को। इससे पहले 2022 में जो 57वां दिया गया था वो दामोदर मावजो को दिया गया था, और 2021 का 56वां जो दिया गया था वो नीलमणि फूकन को दिया गया था, जिनका तो आपको पता है निधन भी हो चुका है। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है, और एक खास बात यह भी है कि मरणोपरांत किसी को ये सम्मान, ये पुरस्कार नहीं दिया जाता। मैंने आपको कहा कि संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में तो दिया जाता ही है, साथ में अंग्रेजी में और दिया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अभी तक अंग्रेजी में कितने लोगों को मिल चुका है और कब मिल चुका है? तो एक ही बार दिया गया है, अमिताभ घोष को 2018 में 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और अगर पूछे पहली महिला कौन है जिन्हें ये पुरस्कार मिला, तो वो है आशा पूर्णा देवी, उन्हें बंगाली भाषा में मिला था 1976 में 12वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो यहाँ पे ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं आपके एग्जाम से संबंधित, वो सारे मैंने आपको यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। अब एक चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना ने वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा राजस्थान में। एक्सरसाइज का नाम क्या है? वायु शक्ति अभ्यास। किसने आयोजन किया? इंडियन एयरफोर्स ने। कहाँ पे किया? भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पोखरण फायरिंग रेंज में, जो कहां पर है? राजस्थान में है। इसमें राफेल, सुखोई समेत 121 लड़ाकू एयरक्राफ्ट शामिल हुए। अच्छा, ये वायु शक्ति से आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि देखो, ये वायु शक्ति हो गया, ये तो आपने पढ़ लिया। एक शक्ति एक्सरसाइज होता है जो हम फ्रांस के साथ में करते हैं। एक समुद्र शक्ति और एक गरुड़ शक्ति होता है जो हम इंडोनेशिया के साथ में करते हैं। एक हरिमऊ शक्ति और एक उदार शक्ति होता है, वो हम मलेशिया के साथ में करते हैं। एक मित्र शक्ति भी होता है, वो हम श्रीलंका के साथ में करते हैं। तो ये शक्ति नाम से इतने सारे एक्सरसाइज हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। वैसे एक कोंकण शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी होती है, वो हम ब्रिटेन के साथ में करें। अच्छा, वैसे एक ऑपरेशन शक्ति भी आपको याद होना चाहिए। यह हमारा दूसरा परमाणु परीक्षण था, जो कि पोखरण में ही हुआ था 1998 में। और जो पहला वाला था उसका नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा था, वो 1974 में हुआ था। तो देखो, शक्ति से ही कितने सारे पॉइंट्स मैंने आपको रिवाइज करवा दिए। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया, लीगल बना दिया? तो आंसर होगा ग्रीस ने। तो अभी ग्रीस ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाकर, लीगल बनाकर, और समलैंगिक जोड़ों को समान माता पिता का अधिकार दे दिया है। अच्छा, यहाँ पे ग्रीस के इंपॉर्टेंट स्टैटिक मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन उससे पहले
इसी से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। ये सारे हमने 2023 में पढ़े हैं, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा नेपाल। अभी 2023 में ही एस्टोनिया देश ने भी समलैंगिक विवाह को वैध बनाया था। और अगर पूछे यूरोपीय संघ के पहले खुले तौर पर समलैंगिक राष्ट्रपति अभी कौन बने? 2023 में बने थे, नाम है एडगर्स रिंकेविक्स। वे लातविया के भी प्रेसिडेंट बने थे अभी। और अभी 2024 में ही पढ़ा था कि फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने? तो आंसर होगा गैब्रियल अटल। उसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि समलैंगिक विवाह को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा है? तो आंसर होगा बरमूडा है। वैसे समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बना था? ताइवान बना था। और पूरी दुनिया में पहला देश ऐसा करने वाला कौन बना था? तो नीदरलैंड बना था सन 2001 में। ये भी मैंने आपको बता दिया है। अब ग्रीस की बात हो रही है, तो चलो ये रहा मैप में ग्रीस। आपको ग्रीस से कुछ याद आ रहा है? इसकी कैपिटल एथेंस होती है। पहले ओलंपिक हमारे जो 1896 में हुए थे वो एथेंस ग्रीस में ही हुए थे, बताया मैंने आपको कई बार। करेंसी यूरो होती है। प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस हैं। प्रेसिडेंट हैं कैटरीना सकेलारोपोलू। और पिछले साल जब मोदी जी ग्रीस की यात्रा पर गए थे तो ग्रीस का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था, जिसको कहते हैं ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना के तहत अनुदान राशि को 15,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 25,000 रुपए। और अगर डेली आप क्रिक एग्जाम चैनल पे हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो आपको याद होगा, जब भी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं ये योजना मैंने आपको कई बार रिवाइज कराई है, क्योंकि इसकी घोषणा पहले हो चुकी थी। अभी इसको लागू कर दिया गया है। योजना का नाम क्या है? कन्या सुमंगला योजना। ये उत्तर प्रदेश की योजना है। क्या होता है इसमें? इस योजना में बच्ची के जन्म से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई के लिए 6 किस्तों में अभी तक 15,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब उस राशि को बढ़ा करके 25,000 रुपए कर दिया गया है। अब 25,000 रुपए दिए जाएंगे बच्ची को। कब शुरू हुई थी ये योजना? यहाँ पे अप्रैल 2019। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम डेवलप किया? तो आंसर होगा आईआईटी जम्मू। तो याद रखना, अभी आईआईटी जम्मू ने भारत का पहला ध्वनि आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम को डेवलप्ड किया है। ये क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा? तो दुश्मनों के ड्रोनों को ये मार गिराने का काम करेगा और ये ध्वनि पे आधारित होगा। मतलब ये ड्रोन की आवाज सुनते ही उसे मार देगा। इसमें कोई कैमरा वगैरह, कोई रेडार वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रेडार में क्या होता है, ये बहुत छोटे होते हैं ड्रोन, तो ये कई बार आसानी से पकड़ाई में नहीं आते, तो ये बच के निकल जाते हैं। इसमें ये दिक्कत आती है। तो यहाँ पे ये वाले ड्रोन खास है, ये ध्वनि आधारित हैं, आवाज पे बेस्ड हैं, ये आवाज पे काम करेंगे। ड्रोन उड़ेगा, उसकी आवाज आएगी, ये उसको नष्ट कर देगा। यहाँ पे एक ड्रोन की कीमत 4 लाख रुपए बताई गई है। डेवलप्ड किया आईआईटी जम्मू ने, क्योंकि जम्मू कश्मीर की तरफ की बात हो रही है, उधर हमारा दुश्मन है जो हमारे यहाँ पे गलत गलत एक्टिविटी करते रहते हैं, हमारे देश में घुसने का प्रयास करते हैं, यहाँ पे अशांति फैलाते हैं, चाइना की तरफ से भी और पाकिस्तान की तरफ से भी, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये उनके लिए। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी बैंक का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा साउथ इंडियन बैंक ने। तो अभी साउथ इंडियन बैंक ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी बैंक का अवार्ड जीता है, मतलब सबसे बेहतरीन तरीके से टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का अवार्ड जीता है। एक्चुअली में अभी ये जो साउथ इंडियन बैंक है, इसको टोटल 7 कैटेगरी में या 7 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से अभी सम्मानित किया गया है। 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं इसको टोटल। कहाँ पे दिए गए ये पुरस्कार? तो अभी जो 19वें इंडियन बैंक एसोसिएशन वार्षिक बैंकिंग प्रौद्योगिकी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था मुंबई में, वहां पे साउथ इंडियन बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना होती 1929 में। त्रिशूर केरल में मुख्यालय है और इसके अध्यक्ष विजय कुरियन है, जो भी कुछ समय पहले ही बने थे, 2023 में बने थे। एमडी सीईओ पीआर शेषाद्री है। टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन मित्र नाम से एक योजना शुरू की है? तो आंसर होगा हरियाणा ने। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ये वन मित्र नाम से एक योजना शुरू की है। उन्होंने इस योजना को चंडीगढ़ से शुरू किया। अभी क्या होगा इसमें? तो देखो, इसमें अगर आप पेड़ लगाओगे ना तो सरकार आपको भुगतान करेगी, पैसे देगी। किस हिसाब से पैसे दिए जाएंगे? तो उन्होंने कहा 20 रुपए तो गड्ढा खोदने के लिए दिए जाएंगे, फिर उस गड्ढे में अगर आप पेड़ लगाते हो तो उसके लिए 30 रुपए आपको अलग से मिलेंगे। और इतना ही नहीं, हर महीने 10 रुपए प्रति पेड़ मिलेंगे उसकी देखरेख करने के लिए पहले साल। फिर अगले साल 8 रुपए मिलेंगे
पर पेड़ पर मंथ, फिर तीसरे साल 5 रुपए, फिर चौथे साल 3 रुपए। क्योंकि जब धीरे धीरे पेड़ बड़े हो जाएंगे फिर उनको इतनी देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती है। जब वो छोटे होते हैं, नन्हे पौधे होते हैं, तब ज्यादा देखरेख की जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से इन्होंने पैसे डिसाइड किए हैं। इसमें इन्होंने कहा कि प्रत्येक लोगों को या युवाओं को जो भी इसमें लगेंगे काम में, तो प्रत्येक व्यक्ति 1000 पेड़ लगा सकेगा और ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे युवाओं को वन मित्र कहा जाएगा। तो ओवरऑल योजना का उद्देश्य एक तो हरित आवरण को बढ़ावा देना है, भाई पेड़ लगा रहे हैं तो हरियाली बढ़ेगी, और दूसरा है इसके माध्यम से लोगों को ये पैसा भी भुगतान कर रहे हैं, तो यूं कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत फाइनेंशियल भी हेल्प हो जाएगी। तो सिंपल सा याद रखना, वन मित्र योजना शुरू की है हरियाणा ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन? मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। फिर अगला प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैश्विक पर्यटन लचीलापन दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। इसे इंग्लिश में बोलेंगे ग्लोबल टूरिज्म रेजिलियंस डे। ये हर साल 17 फरवरी को मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2023 में मनाया था, तो इस बार हम इसका दूसरा संस्करण बना रहे हैं। इसलिए ये प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि नया दिवस है ये। और पर्यटन से आपको याद आएगा, एक वैश्विक पर्यटन दिवस होता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, वो 27 सितंबर को होता है, और एक राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे होता है, वो 25 जनवरी को होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो आंसर होगा नंद किशोर यादव को। आपको पता है अभी यहाँ पे सत्ता में परिवर्तन हुआ था। हाँ, वो बात अलग है, केवल पार्टियों में परिवर्तन हुआ था, मुख्यमंत्री तो वही थे। मुख्यमंत्री ठस से मस नहीं हुए, तो पार्टियां बदलने से कई मंत्री बदल गए, उसमें विधानसभा के अध्यक्ष भी बदल गए हैं, और अब बन गए हैं नंद किशोर यादव। वे बीजेपी पार्टी से हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के साथ ही तो गठबंधन किया था, और इस तरह से नीतीश कुमार जी ये 9वीं बार मुख्यमंत्री की इन्होंने शपथ ली। जनता दल पार्टी से हैं। बिहार की कैपिटल पटना होती है, और गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। वैसे आपको याद होगा अभी दिसंबर में ही 4 राज्यों में नए मुख्यमंत्री बने थे, वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उससे पहले ये देख लो आप ऑप्शन में, वासुदेव देवनानी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष बने अभी। नरेंद्र सिंह तोमर जो अभी तक हमारे कृषि मंत्री हुआ करते थे, अभी ये मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। तो अब आप पूछोगे अब कृषि मंत्री कौन है? पढ़ा था हमने, अर्जुन मुंडा जी को दे दिया गया कृषि मंत्रालय भी। और रमन सिंह ये छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। 4 राज्य कौन कौन से मैं बात कर रहा हूँ? 4 नहीं है, 5 है। मिजोरम भी तो है, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई, रेवंत रेड्डी बन गए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी आई, तो मध्य प्रदेश में मोहन यादव, भजनलाल शर्मा राजस्थान में, और विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ में, और मिजोरम में वहीं की पार्टी है, लोकल पार्टी। उसके मुख्यमंत्री बने वहां पे कौन? लाल दुहोमा। ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी जापान को पछाड़ करके कौन सा देश तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो आंसर होगा जर्मनी। देखो, मैंने आपको ये बताया था कि दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में कौन कौन से देश हैं। पहले स्थान पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जापान, चौथे पे जर्मनी, 5वें पे भारत। ये मैं आपको बता चुका हूं। पर अभी जर्मनी ये जापान को पीछे छोड़ करके दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि जर्मनी ने कुछ एक्स्ट्रा तूफानी कर दिया हो कि आज चलो कुछ तूफानी करते हैं जिससे ये आगे बढ़ गया। ये आगे नहीं बढ़ा, बल्कि जापान पीछे आ गया, क्योंकि जापान की करेंसी जो येन होती है उसमें 18% से अधिक की अभी गिरावट दर्ज की गई है। वहां पे अभी मंदी का सीजन चल रहा है, जिस कारण से वो पीछे आ गया। वो एक धमाल मूवी देखी होगी आपने, मेरे ख्याल से शायद धमाल ही है, जिसमें वो 4 हीरो होते हैं, वो 3 पीछे आ जाते हैं तो चौथा आगे रहता है। वो कहता है कि ऐसी सिचुएशन में मैं पता नहीं कैसे अपने आप आगे आ जाता हूँ, तो वो आगे नहीं आया, बाकी जो 3 थे वो पीछे चले गए। वही वाला सीन है। वैसे भारत अभी 5वें स्थान पर है, लेकिन हमारा लक्ष्य है 2028 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का। जर्मनी की कैपिटल क्या होती है? बर्लिन होती है, करेंसी है यूरो। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका उत्तर होगा 41। तो कौन सा इंडेक्स है? डेमोक्रेसी इंडेक्स, यानी कि लोकतंत्र सूचकांक। और बात करें इसको जारी किसने किया? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसको जारी करता है। इसमें भारत को 41वें स्थान पर रखा गया है। ये टोटल 167 देशों की सूची है, भारत 41 नंबर पर है। बात करेंगे टॉप पर कौन है, तो टॉप पर नॉर्वे है, दूसरे स्थान पे न्यूजीलैंड है, और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है। और लास्ट ईयर बात करेंगे कि भारत की रैंक क्या थी, तभी तो हम तुलना कर पाएंगे। तो लास्ट टाइम 2022 वाली जो रैंकिंग आई थी उसमें भारत 46 नंबर पे था, और इस बार ये जो 2023 वाली अभी जो रैंकिंग आई है इसमें भारत 41 नंबर पर है। तो इंप्रूवमेंट दिखा है, 5 पोजीशन का, 5 स्थानों का इंप्रूवमेंट देखा गया है।
तो कोई भी इंडेक्स आता है तो हमें 2-3 पॉइंट ही मुख्य रूप से ध्यान रखने होते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक तो कौन सा इंडेक्स है, कौन जारी करता है, भारत की रैंक क्या है और उसमें टॉप पर कौन सा देश है। लेकिन थोड़ा सा और भी डिटेल में मैं आपको बता दूं कि इस इंडेक्स में देशों को 4 कैटेगरी में रखा जाता है: फुल्ली डेमोक्रेसी, फ्लॉड डेमोक्रेसी, हाइब्रिड डेमोक्रेसी और ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसी। मतलब जो सबसे खराब स्थिति वाले देश होते हैं वो इसमें आते हैं, सबसे अच्छी स्थिति वाले देश ये फुल्ली डेमोक्रेसी में आते हैं, ऐसे आप समझ लो। भारत की बात करें तो भारत को फ्लॉड डेमोक्रेसी की सूची में रखा गया है और इसमें कहा गया कि दुनिया के केवल 8% पॉपुलेशन ही फुल्ली डेमोक्रेसी में आती है। अच्छा, फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश ये हर घर जल योजना के तहत 100% कवरेज हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य बन गया है। हर घर जल योजना ये जल जीवन मिशन का ही हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है देश के हर घर में पाइप से जल कनेक्शन करवाना। कब शुरू हुआ था ये? 2019 में। और इसका लक्ष्य क्या था? 2024 तक हर घर नल कनेक्शन होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह आपको याद होगा हर घर जल प्रमाणित वाला पहला राज्य कौन सा बना था? तो आंसर होगा गोवा। पहला यूनियन टेरिटरी कौन सा बना था? दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, ये एक ही है अब। और पहला जिला कौन सा बना था? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर बना था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में मिलन नौसैन्य अभ्यास का 12वां संस्करण ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। कौन सी एक्सरसाइज है? मिलन एक्सरसाइज है। ये एक नेवल एक्सरसाइज है, यानी कि नौसैनिक अभ्यास है। 2024 में ये इसका 12वां संस्करण हुआ है, 19 से लेकर 27 फरवरी तक। कहां पे? विशाखापत्तनम में। ये एक बहुत बड़ा नेवल एक्सरसाइज होता है। इस बार इसमें लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया है। होस्ट कौन करता है? आयोजन किसने किया? भारतीय नौसेना ने किया। और पूछूं अगर पहली बार ये एक्सरसाइज कब आयोजित किया गया था? 1995। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में भारत के किस राज्य में विश्व बैंक सहायता प्राप्त कार्यक्रम इंस्पायर लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा सिक्किम में। तो अभी सिक्किम के जो मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, अभी इन्होंने इंस्पायर नाम से एक कार्यक्रम को लॉन्च किया अपने यहाँ पे। इंस्पायर ये सिक्किम में विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक कार्यक्रम है। फुल फॉर्म में आपको बता दूं इंस्पायर की, फिर इसका उद्देश्य, इसका काम मैं आपको बताऊंगा। फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोविजन एंड इनोवेशन फॉर रिवाइविंग इकोनॉमीज। तो क्या है इस पहल का, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य? तो राज्य में आर्थिक विकास और समावेशन को बढ़ावा देना। और पूछे अगर आपसे 2-3 तरह के प्रश्न टेढ़े मेढ़े घुमा करके पूछ सकता है एग्जामिनर कि बताओ इंस्पायर कार्यक्रम अभी किस राज्य में लॉन्च किया गया? सिक्किम आंसर कर दोगे। पूछे किस बैंक की सहायता से इसको शुरू किया गया, लॉन्च किया गया? तो वर्ल्ड बैंक आंसर हो जाएगा। और ये पूछ ले कि वर्ल्ड बैंक ने कितने की सहायता दी है? तो $100 मिलियन की। अब यहाँ पे 2 टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो वर्ल्ड बैंक और एक सिक्किम। वर्ल्ड बैंक से 2-3 पॉइंट याद रख लो। जैसे स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है, हेड कौन है? अजय बंगा है, जो भारतीय मूल के हैं। तो ये नाम इंपॉर्टेंट रखना। फिर बताइए अभी हाल ही में कहां पर 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव मनाया गया? अब इसे नागी समझ के नागालैंड मत कर देना, क्योंकि इसका उत्तर बिहार है। तो अभी बिहार के जमुई स्थित नागी पक्षी अभ्यारण्य में ये 3 दिवसीय नागी पक्षी महोत्सव 2024 मनाया गया। इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य पक्षी संरक्षण को बढ़ावा देना और लोगों को प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के बारे में शिक्षित करना है। अच्छा, पक्षियों से संबंधित 2-3 दिवस मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि एक तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस आप मनाते हैं, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, साल में 2 बार मनाया जाता है, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो अभी लास्ट 2023 में आप देखोगे एक तो हमने 13 मई को और एक 14 अक्टूबर को मनाया था। एक राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं, नेशनल बर्ड डे 5 जनवरी को। और एक विश्व गौरैया दिवस भी होता है, वर्ल्ड स्पैरो डे। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मार्च को मनाते हैं। गौरैया से आपको याद आया अभी जो दिसंबर में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का पहला संस्करण हुआ था, उसका शुभंकर क्या था? उज्ज्वला। वो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को, और वो नई दिल्ली में हुए थे गेम्स और उसमें विजेता हरियाणा रहा था। अब बात, चलो फिर बताओ अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा चंडीगढ़ में। हम बात कर रहे हैं अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव की। 2024 में ये इसका 11वां संस्करण है। कहां पे हुआ? चंडीगढ़ में हुआ। तो कठपुतली की खूबसूरत कला के जरिए दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कलाकार इस कार्यक्रम में अपना प्रदर्शन करते हैं। अभी 17 से लेकर 21 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ चंडीगढ़ में। अब कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव में आपको रिवाइज करा रहा हूं। ये सारे अभी हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे रिसेंटली, कुछ दिनों पहले ही, तो ध्यान में रखना।
क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बंगस वैली महोत्सव जम्मू कश्मीर में इसका आयोजन किया गया था। वैसे जम्मू कश्मीर में सरस मेले का आयोजन भी हुआ, पहला सिंथन स्नो फेस्टिवल हुआ, लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। नवरोज नववर्ष का संबंध किससे है? पारसी समुदाय से है। मक्खन महोत्सव अंडूरी का आयोजन हुआ उत्तराखंड में। नुआखाई त्योहार का आयोजन हुआ उड़ीसा में। बोनालू उत्सव का आयोजन ये तेलंगाना में हुआ। तेलंगाना का एक बड़ा फेमस त्योहार है बथुकम्मा, फूलों का त्योहार जिसे कहते हैं। चचिन चराई महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में मनाया। अरुणाचल प्रदेश में भी पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया था। याद रखना, ये पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल है। वैसे एक हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है वो नागालैंड में होता है। केर पूजा महोत्सव, इसका आयोजन हुआ त्रिपुरा में। बिहू फेस्टिवल का आयोजन हुआ असम में। भारत का पहला प्रकाश स्तंभ उत्सव ये गोवा में हुआ था। और एंथुरियम महोत्सव ये मिजोरम में आयोजन हुआ इसका। एक नाडा हब्बा, ये क्या है नाडा हब्बा? ये कर्नाटक का दशहरा मेला है। और बन्नी उत्सव का आयोजन हुआ था आंध्र प्रदेश में। तो ये कुछ 10-11 महोत्सव मैंने आपको रिवाइज करा, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस राज्य में खान विभाग के द्वारा पर्याप्त लौह अयस्क भंडार की खोज की गई? तो आंसर होगा करौली। करौली ये आपको मिलेगा राजस्थान में। तो अभी राजस्थान खनन विभाग को करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरौली, टुडुपुरा और लिलोट में करीब 480 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क के भंडार मिले हैं। लौह अयस्क जिसको आप इंग्लिश में बोलते हो आयरन और, क्या होता है ये? तो आप कह दो ये चट्टाने हो गई या खनिज हो गए जिनसे हम लोहा निकालते हैं, क्योंकि ये हम खोदते हैं तो प्योर आयरन की फॉर्म में तो मिलते नहीं है, मिक्सचर की फॉर्म में मिलते हैं। कुछ लोहा होता है, कुछ और मटेरियल होते हैं, तो उसे हम लौह अयस्क कहते हैं। और मैं आपको बता दूं मोटे तौर पे लौह अयस्क 4 प्रकार के हो सकते हैं। उनके नाम है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। लेकिन भारत में मुख्य रूप से हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन और पाया जाता है। अभी राजस्थान में भी ये 2 ही मिले हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में विश्व व्हेल दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 फरवरी को। अब हर साल 18 फरवरी को ये वर्ल्ड व्हेल डे के रूप में नहीं मनाते हैं। एक्चुअली में फरवरी के तीसरे रविवार को ये दिन मनाया जाता है, तो इस बार ये हमने 18 फरवरी को मनाया। ये बात ध्यान में रखना। पानी का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली होती है, आपको पता ही है। तो उसी के बारे में जागरूकता, उसके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन मनाते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी बाफ्ता अवार्ड्स 2000 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो आंसर होगा सिलियन मर्फी ने। सिलियन मर्फी ये नाम आपने पहले भी सुना होगा, मैं आपको बताऊंगा कहां पे। पहले हम बात करते हैं बाफ्ता अवार्ड्स की। बाफ्ता की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। इनकी शुरुआत हुई थी 1949 में। और नाम से पता चल रहा है किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, तो फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला ये एक अवार्ड है। कहां दिए जाते हैं? तो लंदन में दिए जाते हैं। 2024 में ये इसका 77वां नंबर का एडिशन है। तो आपके जो एग्जाम रिलेटेड पॉइंट्स होंगे ना, वही मैं आपको कराऊंगा, फालतू चीजें नहीं कराऊंगा। ये 4 पॉइंट आप याद रख लो, यहीं से एग्जाम में प्रश्न बनता है। जैसे कि बेस्ट फिल्म कौन सी रही है इसमें? तो ओपेनहाइमर रही है। इस फिल्म ने 7 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। बेस्ट एक्टर मैंने आपको बताया सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस एम्मा स्टोन रही है पुअर थिंग्स नाम की मूवी के लिए। और ये जो पुअर थिंग्स मूवी है इसने भी अवार्ड जीते, मतलब 5 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार जीते हैं। और बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नॉलन रहे ओपेनहाइमर मूवी के लिए। अब फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इसरो ने। और देखो वैसे ये प्रश्न मैं आपको पहले भी करा चुका हूं जब इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अभी इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो इनसेट 3DS क्या है? ये एक मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, मतलब ये मौसम विभाग से जुड़ी एक सैटेलाइट है जो कि मौसम संबंधी जानकारी देने का काम करेगा। या आप यूं भी कह सकते हो कि इसी तरह की हमने 2013 में इनसेट 3D और 2016 में इनसेट 3DR सैटेलाइट को लॉन्च किया था। तो ये उनको सपोर्ट करेगी, मतलब उनके काम करने की जो कैपेबिलिटी है, उनके काम करने की जो क्षमता है, वो जो सर्विस प्रोवाइड करती है ये उसको बढ़ा देगी। और हमने इसको किस रॉकेट से लॉन्च किया? GSLV F-14 से। कहां से लॉन्च किया? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। इनसेट का मतलब होता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। वैसे मैंने आपको बताया था हमने इस तरह की जो पहली सैटेलाइट लॉन्च की थी वो थी इनसेट 1B, उसको हमने 1983 में लॉन्च किया था। और ये जो हमने GSLV F-14 रॉकेट से इसको लॉन्च किया है ना, मैं आपको बता दूं कि इस GSLV मतलब होता है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, इसको इसरो का नॉटी बॉय भी कहा जाता है।
अब ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कई बार इसने हमारे मिशन को फेल कर दिया, इसीलिए कहते हैं। पर इस बार ये चला गया, फेल नहीं हुआ। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो आंसर होगा भारत ने। तो अभी भारत ने ही सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है। और भारत की ओर से जो संयुक्त राष्ट्र में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है, स्थायी प्रतिनिधि हैं, रुचिरा कंबोज, उन्होंने भारत का इसमें प्रतिनिधित्व किया। अच्छा, इसके अलावा एक बात और नोट डाल करके याद रख लेना कि 2025 में सामाजिक विकास आयोग के जो 63वें 63 नंबर का जो सेशन होगा, उसकी अध्यक्षता ये पोलैंड देश करेगा। सामाजिक विकास आयोग, सोशल डेवलपमेंट कमीशन की बात करें तो यह आर्थिक और सामाजिक परिषद का एक कार्यात्मक निकाय है जो सामाजिक विकास मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा करने और उसे बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण अंतर सरकारी मंच है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने पहली बार एशिया चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो आंसर होगा गोल्ड मेडल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन वुमेन्स बैडमिंटन चैंपियनशिप की, जो कहाँ पे हुआ? मलेशिया में हुआ। इसमें फाइनल खेला गया था भारत और थाईलैंड के बीच में, तो भारत यहाँ पे विजेता रहा। मतलब भारत ने पहली बार इस चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। वुमेन्स जो चैंपियनशिप है उसमें भारत ने गोल्ड जीता है पहली बार, तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल ये कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा कोलकाता में। तो अभी पहला फ्रेंच फिल्म महोत्सव ये हुआ है पश्चिम बंगाल के कैपिटल कोलकाता में, पहली बार हुआ है और इसमें चीफ गेस्ट थे अनिल कपूर। तो पहली बार हुआ, इसलिए मैंने आपको ये प्रश्न करवाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कतर ओपन चैंपियनशिप 2024 को किसने जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। ईगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं, या आप यूं कहें कि वुमेन्स में ये नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। और अभी इन्होंने ही कतर ओपन चैंपियनशिप को जीत लिया है। इन्होंने फाइनल में किसको हराया? एलिना रबाकिना को हराया है, जो कि कजाकिस्तान के टेनिस प्लेयर हैं। और ईगा स्विटेक, इन्होंने लगातार ये चैंपियनशिप को तीसरी बार जीता है, मतलब 3 बार से लगातार जीतती हुई आ रही हैं ये, तभी तो नंबर 1 टेनिस प्लेयर कहलाती हैं ये। कहाँ की हैं याद रखना, पोलैंड की टेनिस प्लेयर हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक मंच का 16वां सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा नेपाल में। विश्व सामाजिक मंच, वर्ल्ड सोशल फोरम, अभी 2024 में इसका 16वां संस्करण हुआ। कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। और इसकी थीम थी एक और दुनिया संभव है। अच्छा, काठमांडू से आपको कुछ याद आता है क्या? यहाँ पे किसी का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे सार्क का हेडक्वार्टर है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलो फिर बताओ, हाल ही में विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 17 फरवरी को। विश्व पेंगोलिन दिवस ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है, तो इस बार ये 17 फरवरी को मनाया गया। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि नवे रायसीना डायलॉग में किस देश के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि रहे? तो आंसर होगा ग्रीस। तो रायसीना डायलॉग, बताओ इसका आयोजन कहाँ पे हुआ होगा? अरे भाई, जहाँ पे रायसीना की पहाड़ियां हैं वहीं पे हुआ होगा, यानी कि नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ कब? 21 और 22 फरवरी 2024 को। और इसका आयोजन कौन करता है? ऑब्जर्वर फाउंडेशन और विदेश मंत्रालय के द्वारा। 2024 में इसका ये नवा संस्करण हुआ और इसमें चीफ गेस्ट कौन है? ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है किर्याकोस मित्सोताकिस। और इसकी थीम भी याद रखना, थीम चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कॉर्पोरेट, क्रिएट। चतुरंगा आप याद रख लो, आपको याद रह जाएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह नासा और किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो आंसर होगा जाक्सा। तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी तो नासा हो गई, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा है। और ये दोनों मिलकर अंतरिक्ष उड़ान को और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए लिग्नोसेट नामक दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। लिग्नोसेट ये मैग्नोलिया लकड़ी से बना एक कॉफी मग आकार का सैटेलाइट है, जिसे इसी साल 2024 में ही लॉन्च किया जाएगा। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं, अभी एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की, जो कि कहाँ पे हुआ? ईरान की कैपिटल तेहरान में हुआ। अभी 17 से लेकर 19 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत ने 4 मेडल जीते हैं, जिसमें से 3 गोल्ड है और 1 सिल्वर है। वो मैं आपको सारे बताता हूँ। जैसे कि हरमिलन बेंस, इन्होंने वुमेन्स 1500 मीटर दौड़ में गोल्ड जीता। ज्योति याराजी ने हर्डल रेस में गोल्ड जीता।
तजिंदर पाल सिंह ने शॉर्ट पुटर में गोल्ड जीता, और जो एक सिल्वर आया वो अंकिता लेकर के आई है 3000 मीटर रेस में। अच्छा, यहाँ पे एक नाम पे मैंने नोट डाल दिया है, गुरवीर सिंह। एक्चुअली इन्होंने भी 3000 मीटर दौड़ में हमारे लिए गोल्ड जीता था, पर बाद में उनसे वो पदक वापस ले लिया गया, क्योंकि कहा गया कि लेन उल्लंघन नियम के कारण उन्हें यहाँ पे अयोग्य घोषित कर दिया गया था। तो भारत ने यहाँ पे 4 मेडल जीते, 3 गोल्ड रहे। मेडल टेली में अगर बात करें तो भारत 5वें स्थान पे है, आप देख सकते हो। और इसमें टॉप पे कौन रहा, तो चाइना टॉप पे रहा है, 8 गोल्ड है, टोटल 16 मेडल है उसके। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये हमने किसकी बात करी है, थोड़ा ध्यान रखना है, एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात की है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये कब मनाया गया, तो आंसर होगा 20 फरवरी को। तो हर साल 20 फरवरी को वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के रूप में मनाया जाता है। पहली बार इस दिन को 2009 में मनाया गया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को सामाजिक न्याय उपलब्ध कराना। और इस बार की थीम क्या है, अंतरों को पाटना, गठबंधन बनाना, ब्रिजिंग गैप्स, बिल्डिंग अलायंसेस। अच्छा, इसी से संबंधित 2 दिवस मैं आपको और रिवाइज कराता हूं ताकि आप कंफ्यूज न हो कभी। जैसे कि एक विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस होता है, वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस इंग्लिश में बोलते हैं, ये 17 जुलाई को मनाया जाता है। और एक और नया दिवस हमने इसी तरह का मनाना शुरू किया है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। ये हमने 2022 में ही मनाना शुरू किया था, ये जरूर याद रखना, 10 मार्च को मनाया जाता है। तो ये तीनों मिलते जुलते दिवस हैं, तो कभी एग्जाम में आ जाए तो आप कंफ्यूज न हो जाओ, इसलिए मैंने आपको साथ में करवा दिया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के संबल जिले में श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया है। ये श्री कल्की धाम मंदिर ये 5 एकड़ के परिसर में बनेगा, जो कि 2028-29 तक बनकर तैयार हो जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस मंदिर में भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों के लिए 10 अलग अलग मंदिर होंगे, गर्भगृह होंगे। और आपको पता होगा, आपने सुना होगा, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, भगवान विष्णु का जो 10वां अवतार होगा वो कलयुग में होगा, भगवान कल्की के रूप में होगा। और इस मंदिर की अगर बात करें, इस मंदिर का जो शिखर होगा उसकी ऊंचाई होगी 108 फुट। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 2024 में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया, तो आंसर होगा 50वां। तो अभी 2024 में 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में आयोजित किया गया। इस बार ये 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव है, जो कि 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक आयोजित किया गया। खजुराहो नृत्य महोत्सव, इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। मध्य प्रदेश के ही कुछ इंपॉर्टेंट महोत्सव हम देख लेते हैं। एक तो तानसेन महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, नमस्ते ओरछा महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, मिर्ची महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, मांडू महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, और एक अभी हमने देखा खजुराहो नृत्य महोत्सव यहाँ पे मनाया जाता है। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा ढाका में। तो अभी बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र में यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया गया। यू तिरोट सिंह की बात करें, ये कौन थे, तो ये खासी हिल्स के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ विद्रोह किया था। वे एक आदिवासी मुखिया थे। उन्हें मेघालय की खासी पहाड़ियों के नायक के रूप में भी जाना जाता है, और उनकी मृत्यु को मेघालय में न्यू तिरोट सिंह दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, ये खासी पहाड़ियों से एक प्रश्न बन सकता है बहुत प्यारा आपके एग्जाम में, कि खासी पहाड़ी भारत के किस राज्य में है, तो आंसर होगा मेघालय। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव के लिए पंजाब के स्टेट आइकॉन कौन बने हैं, तो आंसर होगा शुभमन गिल। तो अभी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए अभी भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को पंजाब के लिए नए स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है या स्टेट आइकॉन बनाया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस धर्म से था, तो आंसर होगा जैन धर्म। तो प्रसिद्ध जैन भिक्षु आचार्य विद्यासागर महाराज जी अभी छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव के डोंगरगढ़ में चंद्रगिरी तीर्थ में सल्लेखना के माध्यम से उन्होंने समाधि प्राप्त की है। मैं आपको बता दूं कि 1968 में 22 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। अच्छा, ये एक टर्म आपने सुना सल्लेखना, तो ये क्या होती है सल्लेखना प्रथा, ध्यान से समझो थोड़ा सा।
इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति होता है वो स्वेच्छा से अपनी इच्छा से भोजन और जल वगैरह जो भी तरल पदार्थ होते हैं उनसे परहेज करते हैं और मृत्यु तक वो उपवास में रहते हैं, न कुछ खाते हैं न कुछ पीते हैं। तो इसे कहते हैं सल्लेखना प्रथा। ये शब्द याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है, क्योंकि अभी ये चर्चा में आ गया है। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी, इनका जन्म 10 अक्टूबर 1946 को कर्नाटक के सदलगा में हुआ था। कर्नाटक में जन्म हुआ, समाधि ली छत्तीसगढ़ में, और सल्लेखना शब्द, ये 3 पॉइंट मैंने आपको बता दिए और इनका नाम याद रखना। जैन धर्म से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैन धर्म के संस्थापक किन्हें कहा जाता है? ऋषभ देव को। जैन धर्म में 2 ब्रांचेज हैं, 2 भाग है मुख्य रूप से, श्वेतांबर और दिगंबर। ये जो आचार्य जी थे जिन्होंने अभी समाधि ली है, वो दिगंबर साइड से थे। दिगंबर श्वेतांबर में आपको समझ में आता है ना, श्वेत अंबर नाम से क्लियर है, जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो श्वेतांबर कहलाते हैं, और दिगंबर मतलब जो बिना वस्त्रों के रहते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग होता है? तो प्राकृत भाषा। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। और जैन धर्म में जो 24वें तीर्थंकर और अंतिम थे उनका नाम है महावीर स्वामी। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 ये कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान। CMS COP 14, CMS मतलब हो गया कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज। तो जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए है ये सम्मेलन। अभी इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का ये 14वां सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ पे? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। इसका एक नारा भी है, स्लोगन भी दिया गया, प्रकृति कोई सीमा नहीं जानती। मैस्कॉट शुभंकर भी है, हिम तेंदुआ, स्नो लेपर्ड। अच्छा, ये तो इसका 14वां सम्मेलन हो गया। पिछला जो 13वां सम्मेलन हुआ था वो 2022 में हुआ था गुजरात के गांधीनगर में, और जो पहला वाला हुआ था वो 1985 में हुआ था। कहाँ पे? बॉन, जर्मनी में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो अभी हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उड़ीसा के संबलपुर में भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया। तो नाम से पता चल रहा है स्किल इंडिया सेंटर, ये देश के युवाओं को स्किलफुल बनाएगा, उनकी इंडस्ट्री से रिलेवेंट स्किल्स को बढ़ाएगा। यहाँ पे लगभग 1200 छात्र उद्योगों की मांगों के अनुरूप अपने कौशल को बढ़ाएंगे। तो ये आप ध्यान में रखना। भारत का पहला स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया? उड़ीसा में, उड़ीसा के संबलपुर में। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा जवान ने। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। और यहाँ पे बहुत बेहतरीन जानकारी मैं आपको दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट अभी जो फेस्टिवल हुए, फिल्म फेस्टिवल, उनका भी मैं आपको यहाँ पे रिवीजन कराऊंगा। तो ध्यान से सुनना पूरे प्रश्न को। पहले हम बात करते हैं, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2024 की घोषणा कर दी गई है। इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है जवान मूवी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी को मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला संदीप रेड्डी वंगा को एनिमल मूवी के लिए। वहीं अगर क्रिटिक्स कैटेगरी में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा, क्रिटिक्स कैटेगरी क्या होता है थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं, तो इसमें जो अवार्ड्स होते हैं उनका सिलेक्शन दर्शकों के द्वारा नहीं किया जाता है इसमें, बल्कि जो फिल्मों के जो श्रेष्ठ आलोचक होते हैं। तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया 12th फेल मूवी को, बेस्ट एक्टर विक्की कौशल रहे सेम बहादुर के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस करीना कपूर है जाने जान मूवी के लिए, और डायरेक्टर है इटली जवान मूवी के लिए। इसमें एक बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड भी ध्यान में रखना ओपेनहाइमर को मिला है। ओपेनहाइमर अभी आप लोग देख रहे होंगे हर जगह। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 21 फरवरी को। तो हर साल 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है, और इसका आयोजन भाषाई और सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। थीम क्या है? थीम याद रखना, बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। इस साल हम ये इसका 25वां संस्करण मना रहे हैं। आपको बता दो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने सन 2008 को अंतर्राष्ट्रीय भाषा वर्ष के रूप में मनाया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर भारत की सबसे लंबे रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर।
तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग का उद्घाटन किया। कहाँ पे? जम्मू में। और ये भारत की सबसे लंबी रेल सुरंगें, याद रखना, कहाँ पे? जम्मू में। और ये रेल सुरंग उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पर खुलती है। सुरंग का नाम T50 है। इसकी लंबाई की बात करोगे तो 12.77 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का भी उद्घाटन किया, जो श्रीनगर और संगल दान के बीच में चलेगी। और इतना ही नहीं, वहां पे उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे जो सिंगल आर्क रेल पुल बन रहा है, आपको पता है, उसका भी उद्घाटन किया। और आपको पता है ये पुल किस नदी पर है? चेनाब नदी पर है, जिसकी ऊंचाई की बात करेंगे 359 मीटर है। लंबाई की बात करोगे तो 1.315 किलोमीटर है, यानी कि 1315 मीटर इसकी लंबाई है। लागत आई इसको बनाने में लगभग 14,000 करोड़ रुपए। तो ये जो पुल है ये कश्मीर को शेष भारत से जोड़ेगा। वहां पे मोदी जी ने मतलब जम्मू में एक एम्स का भी उद्घाटन किया और एक IIM का भी उद्घाटन किया। मतलब अभी जम्मू गए थे, उन्होंने करीब 32,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसको कहते हैं नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा फ्रांस। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लेखक शशि थरूर को अभी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे कहते हैं शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर, इंग्लिश में अगर इस अवार्ड को बोलेंगे तो नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इसे कहेंगे। अभी इस सम्मान से इनको सम्मानित किया है, वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये। तो उन्हें ये सम्मान वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए उनके आजीवन समर्पण को समर्पित है। ये सम्मान किसे मिला? याद रखना, शशि थरूर को। वैसे आपको ये अवार्ड मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि 2022 में इस अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन ये दिया अब गया है। अच्छा, फ्रांस के बारे में आपको बताऊंगा, फ्रांस ले चलूंगा आपको, चिंता मत करो। लेकिन उससे पहले अभी 2023 में आपको याद होगा शशि थरूर जी ने एक बुक को रिलीज किया था जिसका नाम रिंग साइड है। उसको लिखा किसने था? डॉक्टर विजय दर्डा ने। और 2023 में की एक बुक भी आई थी शशि थरूर जी की, अंबेडकर अ लाइफ नाम से। अभी 2023 में ही आपने पढ़ा होगा, हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उनको सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला था। इसी तरह से टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं रतन टाटा जी, उनको ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान मिला था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अभी 2023 में बता रहा हूँ, फिजी देश का, पपुआ न्यू गिनी का, ग्रीस का और फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान भी मिला था। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा माल्टा। तो अभी विदेश मंत्रालय के अनुसार यूरोपीय देश है ये माल्टा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला ये 119वां देश बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करें, आपको बताया 2015 में पेरिस में जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का जो COP21 का आयोजन हुआ था, वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व फ्रांसीसी राष्ट्रपति, या उस वक्त जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे ओलांद, उन्होंने इसकी स्थापना की थी, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। और वैसे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता को हासिल करना। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्याभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा काठमांडू में। तो ये एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसका नाम है शांति प्रयास 4, जिसका उद्घाटन अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू के भद्रकाली में नेपाली सेना मुख्यालय में किया गया। और इसका उद्घाटन जो नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, उन्होंने किया है। और इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? नेपाली सेना और अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांड इसका आयोजन कर रही है, इसकी मेजबानी कर रही है। कहाँ पे? नेपाल में। और इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड जैसे 19 देशों के लगभग 1125 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें हिस्सा लिया। और इसका आयोजन की बात करें कब से कब तक? 20 फरवरी से 4 मार्च 2024 तक। देखो, नेपाल में इसका आयोजन किया गया। नेपाल के क्या स्टैटिक बनेंगे? जैसे कि कैपिटल काठमांडू है, करेंसी है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड हो गए और प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामचंद्र पौडेल। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा प्रोफेसर SD मुनि ने। तो प्रोफेसर SD मुनि, इन्होंने ये बुक लिखी है जिसका नाम है डबलिंग इन डिप्लोमेसी। इतना सा आप याद रख लो बुक का नाम, डबलिंग इन डिप्लोमेसी। किसने लिखा? प्रोफेसर SD मुनि ने। इन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सिंगापुर में नेशनल यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपने करियर के बारे में बताया। उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो इस बुक में इन्होंने शेयर किया है। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ,
जैसे कि अभी संजीव जोशी आपको याद होगा, एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक इन्होंने लिखी है। अरूप कुमार दत्ता असम्स ब्रेव हार्ट लचित बॉरफुकन नाम से बुक लिखी। चित्रा बनर्जी की बात करेंगे, एन अनकॉमन लव नाम से इन्होंने बुक लिखी है। तो ये बुक सभी न्यूज में थी, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी किस देश ने सोमेन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया? तो आंसर होगा जापान। तो अभी हाल ही में जापान का 1000 साल पुराना ये सोमेन साई महोत्सव है और इसको अभी वहां पे समाप्त कर दिया गया है। क्या होता है इसमें? तो इसमें जो पुरुष होते हैं वो लगभग निवस्त्र होकर के बहुत कड़ी ठंड में एक भांग के थैले को कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और क्यों बंद कर दिया गया? तो इसमें जो प्रतिभागी होते हैं, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, उनकी बढ़ती उम्र के कारण और इसमें जो उत्तराधिकारी होते हैं उनकी कमी होने के कारण इसको फाइनली बंद कर दिया गया है। इस तरह फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता? एलेक्स डॉसन ने। तो स्वीडिश फोटोग्राफर है ये एलेक्स डॉसन, जिन्होंने भी अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जीत लिया। उनकी फोटो कौन सी थी? तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो फोटो। इसमें ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर के नीचे एक गोताखोर को मिंक वेल के कंकाल की खोज करते हुए दिखाया गया और इसी के लिए इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। उन्हें ये खिताब लंदन में दिया गया क्योंकि अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर कंपटीशन ये लंदन में स्थित एक वार्षिक कार्यक्रम है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अभी 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदिति सेन डे को। तो वर्ष 2023 के लिए 33वें जीडी बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर अदिति सेन डे को सम्मानित किया गया है। और ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो उन्हें ये पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। अच्छा, इनके नाम से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इनको फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था 2018 में और वो सम्मान पाने वाली भी वो पहली महिला बनी थी। और जीडी बिरला पुरस्कार में भी ये पहली महिला बनी है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अदिति सेन डे नाम याद रखना है। देखो, जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें तो ये पिछले 5 सालों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और कौन देता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। प्राइज मनी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी लास्ट 2022 के लिए जो 32वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था वो नीलेश बी मेहता को दिया गया था। पहली बार 1991 में दिया गया था आशीष दत्ता को और अभी लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया 33वां दिया गया अदिति सेन डे को। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें, अभी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनके साथ गुलजार को भी मिला है। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। अभी केपीपी नामबियार पुरस्कार मिला। प्यारेलाल शर्मा लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अभी 2024 में ही। तो ये नाम भी अभी न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित होगा? तो आंसर होगा गोंडा में। तो उत्तर प्रदेश का ये पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। गोंडा जिले में घाघरा की जो सहायक सरजू नदी है वहां पे ये कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। टर्टल से आपको याद आएगा, एक वर्ल्ड टर्टल डे विश्व कछुआ दिवस हम मनाते हैं 23 मई को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित हुआ था? तो तमिलनाडु में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहां पे स्थापित हुआ? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था? उत्तराखंड के रानीखेत में। आपको याद होगा भी 2023 का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था? कश्मीर की आलिया मीर को मिला था। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने आई क्रिएट के साथ मिलकर के IMPEL AI कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है, देखो, आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन AI। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा बताता हूं, पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, उन्हें स्किलफुल बनाना। और ये आई क्रिएट क्या है? तो ये एक संस्थान है
जो कि उद्यमियों को परामर्श देने का काम करता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 में। हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। सीईओ सत्या नडेला है, जो कि अब चेयरमैन भी हो चुके हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने बैगलेस स्कूल पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अब होगी मध्य प्रदेश के बच्चों की मौज, लेकिन हर दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन। जी हाँ, अब सप्ताह में एक दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे और उस दिन वो भारी भरकम बैग के बोझ से मुक्त होकर के सीखने की खुशी का आनंद लेंगे। और उस दिन छात्रों को खेलने से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, मतलब अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो किताबों की नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल काफी सारी नॉलेज उनको दी जाएगी। स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जाएगी कि गाना गाओ, डांस करो, एक्ट करो, ताकि उनकी प्रतिभा जो भी वो कर सकते हैं वो बाहर निकले। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। तो इस पहल को लाने का उद्देश्य न केवल छात्रों पर शारीरिक तनाव को कम करना है, बल्कि उनके समग्र कल्याण और भावनात्मक लचीलेपन का पोषण करना है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, वैसे आजकल के बच्चे आप देखते होंगे छोटे छोटे भारी भरकम बैग लेकर के जाते हैं कि कुबड़ी उनकी टेढ़ी हो जाती है, पीठ पूरी टेढ़ी हो जाती है, इतना भारी भारी बैग। बच्चों के वजन से आया तो उनका बैग का वजन होता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का जो बैग होता है ना, उसके वजन की भी एक सीमा, एक लिमिट है, सरकार ने निर्धारित कर रखी है। जैसे कि कक्षा 1 और 2 के लिए उनके बैग का वजन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तक होना चाहिए और 9वीं और 10वीं के लिए 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम तक। फिर आपसे पूछ रहे हैं, फरवरी 2024 में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम, जो अभी 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बाबर आजम ये पारियों के मामले में, मैचों के मामले में और समय लेने के मामले में ये उपलब्धि पाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब उन्होंने 271 पारी लेकर के 281 मैचों में और 11 साल और 82 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। उसके बाद रोहित शर्मा है, बस ये 2 ही है भारत में। तो और वैसे T20 में सबसे पहले 10,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर क्रिस गेल है। तो ये भी थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट जीपीटी की तरह ही एक AI चैटबॉट लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा हनुमान। और कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया है। और ये जो हनुमान नाम का AI चैटबॉट होगा, ये 11 भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से याद आएगा, अभी 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी थी। अभी 2024 फरवरी में ही हमने पढ़ा था, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? तो आंसर होगा WHO ने। तो याद रखना कि अभी WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है। और ये है क्या? तो ये देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। तो इसको शुरू किया WHO ने। WHO की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड है टेड्रोस अधानोम। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी फरवरी 2024 में मेदराम यात्रा ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो याद रखना, पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। मेदराम यात्रा ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेदराम यात्रा ये कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप ये भी ध्यान रखना कि इसका ही दूसरा नाम समक्का सरक्का यात्रा भी है, या समक्का सरक्का मेला या समक्का सरक्का महोत्सव भी आप बोल सकते हैं। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ये तेलंगाना के वारंगल जिले के तडवई मंडल के मेदराम गांव में ये आयोजित किया जाता है। ये एक आदिवासी त्योहार है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है।
तो दुनिया भर में भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम भी है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में हिमालयन बास्केट पहल ये कहां पे शुरू हुई? तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश मत कर देना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैंने जानबूझ करके हिमाचल प्रदेश डाल दिया है। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने ये हिमालयन बास्केट पहल शुरू की है। क्या होगा इसमें? तो इसमें दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद किसानों से खरीदे जाएंगे और फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना करके विदेशों में उनको बेचा जाएगा। वैसे इस पहल को ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है 2018 में ही। किसने? सुमित और स्नेहा थपलियाल ने। और अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे ऑफिशियली पूरे राज्य में शुरू कर दिया है। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया, समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि मार्च 2024 में गीता महोत्सव के 5वें संस्करण का आयोजन ये कहां पे होगा? तो आंसर होगा इसका श्रीलंका में। तो अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव इसका 5वां संस्करण ये 1 से लेके 3 मार्च तक श्रीलंका में आयोजित होगा। देखो, आपने अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव बहुत बार सुना होगा। अभी लेटेस्ट हमने दिसंबर 2023 में ही पढ़ा था इसे, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में भी और हमारी रिवीजन वाली क्लास में भी, यानी कि 2 बार इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। तो आप मुझे बताओ इसका आयोजन कहां पे हुआ था? तो आंसर होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और इसमें पार्टनर स्टेट अगर पूछूं तो आंसर करना असम। देखो, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का इतिहास मैं आपको बताता हूं। इसकी शुरुआत हुई थी 1989 से। इसे राष्ट्रीय उत्सव घोषित किया गया था 2002 में। अंतरराष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला था 2016 में। और 2019 में ये त्योहार देश के बाहर पहली बार मॉरिशस और लंदन में मनाया गया था। मतलब भारत में तो हर साल हम इसे कुरुक्षेत्र हरियाणा में मनाते ही हैं, पर इसे विदेशों में भी आयोजित किया जाता है। जैसे कि लास्ट 2023 में ये अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और अब हम देख रहे हैं अब ये हो रहा है कहां पे? श्रीलंका में। लेकिन याद रखना, अगर आपसे पूछे ना कभी एग्जाम में कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय गीता पार्क की स्थापना कहां पे हुई थी? ब्रैम्पटन, कनाडा में। अच्छा, ये प्रश्न मैंने जानबूझ करके लिया है। ये प्रश्न 2 बार अभी एग्जाम में पूछा जा चुका है। गांधी पीस प्राइज 2021 किसे मिला था? गीता प्रेस गोरखपुर को। देखो अगला प्रश्न क्या है? फरवरी 2024 में दोस्ती 16 अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा मालदीव में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी एक्सरसाइज है? दोस्ती एक्सरसाइज। 2024 में ये इसका 16वां संस्करण है। किस किस के बीच? भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच। कब से कब तक? 22 से लेके 25 फरवरी तक। तो ये एक द्विवार्षिक तटरक्षक अभ्यास है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार होता है। नाम है दोस्ती अभ्यास। पहली बार 1991 में हुआ था ये, और पहली बार भारत और मालदीव के तटरक्षक बलों के बीच में ये शुरू हुआ था। फिर 2012 में श्रीलंका इसमें शामिल हो गया। और इस बार भारत का ICGS यानी कि भारतीय तटरक्षक जहाज, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है समर्थ और एक अभिनव, इन दोनों जहाजों ने हिस्सा लिया। और एक हेलीकॉप्टर है डोर्नियर, इसने भी हिस्सा लिया। और इसमें बांग्लादेश पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर कंट्री के रूप में हिस्सा ले रहा है। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो ये तो दो। अच्छा, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी हाल ही में चांद के साउथ पोल पर उतरने वाला दूसरा देश कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा अमेरिका। कंफ्यूज मत होना, प्रश्न को ध्यान से सुनना। चांद पे उतरने वाला नहीं कह रहा हूं, चांद के साउथ पोल पे उतरने वाला दूसरा देश बना है अमेरिका। इसका एक्सप्लेनेशन सुनो, आपको चीजें समझ में आएगी। एक्चुअल में अभी अमेरिका के ह्यूस्टन बेस्ड प्राइवेट कंपनी है, इंट्यूटिव मशीन्स इसका नाम है। और अभी इसका लैंडर है ऑडिशियस, वे चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड हो गया है। तो इस तरह से ऑडिशियस मून लैंडिंग करने वाला किसी प्राइवेट कंपनी का पहला स्पेसक्राफ्ट बन गया है। और ये अमेरिका का है, तो हम ये भी कह सकते हैं अमेरिका ये दूसरा देश है जो चांद के साउथ पोल पर उतरा है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा ना हमारा प्यारा देश भारत, जिसने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के साउथ पोल पर सफल लैंडिंग की थी। तो पहले तो हम हैं, दूसरा बन गया अमेरिका। तो इस ऑसिडियस मून मिशन का मकसद क्या है? चांद पर मौजूद धूल की स्टडी करना। अच्छा, ये जो इसका लैंडर है ऑडिशियस, ये जिस जगह पे लैंड हुआ है उसे मालपर्ट के नाम से जाना जाता है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि 51 सालों में पहली बार कोई अमेरिकी मिशन चांद पर उतरा है। इससे पहले 1972 में अपोलो 17 मिशन ने चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की थी। अच्छा, इसी से आपको याद आएगा एक आर्टेमिस मिशन, ये भी नासा का है, जिसका उद्देश्य क्या है?
2026 तक इंसानों को चांद पर भेजना। वैसे उद्देश्य 2024 तक था, लेकिन अभी इसे बढ़ा दिया, 2026 भी है। और इस मिशन में एक महिला भी जाएंगी, उनका नाम है क्रिस्टीना कोच। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी भारत सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी, तो आंसर होगा 100%। अच्छा, पहले आप एफडीआई को समझो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई फॉरेन कंपनी या कोई फॉरेनर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, कोई भी कंपनी हो सकती है, अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो प्रश्न में अभी हम देख रहे हैं कि सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में, स्पेस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। मतलब अब भारत में स्पेस सेक्टर में कोई भी विदेशी व्यक्ति या कोई भी विदेशी कंपनी पूरा 100% तक इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि भारत में मैंने एक रॉकेट कंपनी खोल ली, मान लो क्रिक एग्जाम रॉकेट प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा कुछ नाम डाल दिया। अब उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए मुझे 100 रुपए का, तो उसमें कोई भी विदेशी कंपनी पूरा का पूरा 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे कि कोई भी विदेशी कंपनी हो गई, नासा समझ लो, कोई भी विदेशी व्यक्ति हो गया, एलन मस्क भैया हो गए, तो वो पूरा का पूरा 100 रुपया उसमें इन्वेस्ट कर सकती है। ये इसका मतलब हो गया। और मैं आपको ये भी बता दूं, या वैसे आपको याद होगा, स्पेस से पहले भारत सरकार ने किस क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी थी? तो एक तो डिफेंस सेक्टर में और एक टेलीकॉम सेक्टर में। और इसी से रिलेट करके एक करंट अफेयर्स भी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊं कि 2023 में स्वीडन की एक कंपनी है साब, इसको भारत में रक्षा क्षेत्र में 100% एफडीआई की मंजूरी मिली। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मनोहर जोशी का निधन हो गया, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। तो अभी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मनोहर जोशी का भी निधन हो गया। वे 86 वर्ष के थे। वे 2002 से 2004 तक लोकसभा अध्यक्ष भी रहे और 1995 से लेकर 1999 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे थे। वे शिवसेना पार्टी से थे और बाल साहब ठाकरे के काफी भरोसेमंद नेता थे। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अश्विन प्रभु ने। तो अश्विन प्रभु ने ये बुक लिखी है, एक तो ये याद रखना। तो इस बुक में देश के प्राचीन मंदिरों, चट्टानी गुफाओं और पत्थरों पर उभरी हुई मूर्तियों, उन पर जटिल नक्काशियों और पवित्र स्थानों के भीतर छिपे रहस्यों के बारे में इस बुक में इन्होंने बताया है। बुक का नाम है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्टीरियस ऑफ ममल्लापुरम। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस कंपनी ने इंडस ऐप स्टोर को लॉन्च किया? तो आंसर होगा फोन पे। तो वॉलमार्ट के स्वामित्व वाली भुगतान कंपनी है फोन पे। इसने गूगल पे स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर को टक्कर देने के लिए अपना खुद का एक मोबाइल ऐप स्टोर लॉन्च किया है, जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी टाइम मैगजीन वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 में किस भारतीय को शामिल किया गया? तो आंसर होगा लीना नायर। तो अभी 21 फरवरी को टाइम मैगजीन ने वुमेन पर्सन ऑफ द ईयर 2024 की लिस्ट जारी की है और इस साल मैगजीन ने दुनिया की 12 महिलाओं को शामिल किया है। इसमें भारतीय मूल की महिला लीना नायर को मैगजीन में जगह मिली है। लीना नायर ये कौन है? तो ये लग्जरी ब्रांड है चैनल, उस कंपनी की ये सीईओ हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि अभी पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? तो आंसर होगा शहबाज शरीफ। तो अब शहबाज शरीफ का नाम आपको याद रखना है, जो कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री होंगे। क्या नाम है? शहबाज शरीफ, जो बिल्कुल नहीं है शरीफ। ये नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं। और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन होंगे? प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी। इनका नाम भी याद रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 फरवरी को। तो हर साल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस यानी कि सेंट्रल एक्साइज डे के रूप में मनाया जाता है। और 24 फरवरी को ही क्यों? तो ये दिन देश में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड, जिसे आप इंग्लिश में बोलोगे सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो इसके प्रयासों, सेवाओं और योगदान के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। और हमने कहा 24 फरवरी को ही क्यों? तो केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम कानून की स्थापना के उपलक्ष्य में, जिसे 24 फरवरी 1944 को पारित किया गया था, इसीलिए आप इसे 24 फरवरी को मना रहे हैं। और आपको याद होगा पिछले साल जो हमारे सीबीआईसी के नए अध्यक्ष बने थे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस के नए अध्यक्ष बने थे, उनका नाम है संजय कुमार अग्रवाल। वैसे सीबीडीटी के हेड कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के नितिन गुप्ता है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के तो कौन है? संजय कुमार अग्रवाल। और डायरेक्ट टैक्सेस के कौन है? नितिन गुप्ता। ऐसे साथ में याद रखना, आपको याद रहेगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पहली महिला पिच क्यूरेटर कौन बनी है? तो आंसर होगा
जयसिंथा कल्याण। अब ये पिच क्यूरेटर क्या है? तो सिंपल सा याद रखो, जो क्रिकेट पिच की देखभाल करता है उसे पिच क्यूरेटर कहा जाता है। और ऐसा करने वाली यानी कि पिच क्यूरेटर बनने वाली भारत में ये पहली महिला हैं। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है? जयसिंथा कल्याण इनका नाम है। और फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा बार्सिलोना में। तो अभी 26 फरवरी 2024 को मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन ये किया गया कहां पे? स्पेन के बार्सिलोना में। इसमें मोबाइल उद्योग के कई जाने माने लोग एक साथ जुड़े, उन्होंने आपसी सहयोग पर बात की। और इसका आयोजन किसने किया? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशंस ने, जो कि दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला वैश्विक मंच है। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण किया? तो आंसर होगा वाराणसी। तो अभी 23 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के वाराणसी के दौरे पर थे और उसी दौरान उन्होंने वाराणसी के सीर गोवर्धन में संत रविदास की 647वीं जयंती पर उनके एक स्टेचू का अनावरण किया, उद्घाटन किया। इस स्टेचू की हाइट कितनी है? 25 फुट है। अच्छा, इसी के साथ उन्होंने वहीं पे संत रविदास म्यूजियम की भी आधारशिला रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा। और अगर संत रविदास जी की बात करेंगे तो वे 15वीं शताब्दी के दौरान भारत के एक महान संत, दार्शनिक, कवि और समाज सुधारक थे। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध संत। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसके द्वारा लेजर वेपन दुर्गा 2 का परीक्षण किया जाएगा? तो आंसर होगा डीआरडीओ। तो अभी डीआरडीओ ये अपने स्वदेशी लेजर हथियार प्रणाली जिसका नाम है दुर्गा 2, इसका परीक्षण ये करेगा, मतलब इसकी टेस्टिंग करेगा। देखो, दुर्गा की भी फुल फॉर्म है डायरेक्शनली अनरेस्ट्रिक्टेड रे गन एरे। तो ये लेजर रे हथियार, ये दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल हो या फिर उसका फाइटर जेट हो, ये सबको मार सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि ये लेजर ही भविष्य के हथियार होंगे। कई देशों के पास ये है और अब भारत भी इस पे काम कर रहा है। आपने कई बार मूवीज वगैरह में देखा होगा या वीडियो गेम वगैरह आप लोग खेलते होंगे तो वहां पे देखा होगा, लेजर लाइट निकलती है और वो सामने आने वाली कोई भी वस्तु को काट देती है या फोड़ देती है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंटेंस होती है। इंटेंस मतलब बहुत ज्यादा ताकतवर होती है वो। और भारत ने कहा कि वो इसे जमीन, समंदर और हवाई प्लेटफॉर्म पर तैनात करेगा। आपको याद होगा कि अभी हमने रशिया से S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम को खरीदा था और उसका नाम हमने क्या रखा था, बता सकते हो? सुदर्शन उसका नाम रखा था। अच्छा, यूं बताओ कि भारत सबसे पहले किसे ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है? तो फिलीपींस को। वैसे भारत और रशिया ने मिलकर के इसको बनाया था, लेकिन सबसे पहले हम किस देश को बेच रहे हैं ये पूछेंगे तो फिलीपींस, और उसके बाद इंडोनेशिया। फिर आपसे पूछ रहे हैं, भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम में। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र ये स्थापित होगा। ग्रीन हाइड्रोजन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो, जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो ये वेस्ट के रूप में केवल पानी छोड़ता है, मतलब कोई भी हानिकारक गैसेस का उत्सर्जन नहीं होता, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए कई बार आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। तो इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही है, भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। और वैसे हमारे पूरे तरह से एनर्जी इंडिपेंडेंट होने का, ऊर्जा स्वतंत्र होने का लक्ष्य क्या है? 2047 है। और जीरो कार्बन उत्सर्जन का हमारा लक्ष्य 2070 का है। ये आपको याद होगा ही सही। क्या आपको ये याद है अभी 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे हुआ था? नई दिल्ली में। और भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट, प्योर ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ये कहां पे शुरू हुआ? असम में। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये स्थापित किया गया मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में। और हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बना? चाइना बना, जबकि पूरी दुनिया का पहला देश बना था जर्मनी। और आपको ये भी याद रखना है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन ये कहां पे चलेगी? ये हरियाणा के जिंद जिले से। फिर आपसे पूछ रहे, हाल ही में घरेलू क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले तीसरे क्रिकेटर कौन बने हैं? तो आंसर होगा वामसी कृष्णा। तो वामसी कृष्णा वे आंध्र प्रदेश के बल्लेबाज हैं जिन्होंने अभी सीके नायडू ट्रॉफी में एक ओवर में 6 छक्के लगा दिए, और इस तरह से वो घरेलू क्रिकेट में ये कारनामा करने वाले तीसरे भारतीय बन गए हैं। अब ये तीसरे भारतीय बने ऐसा कारनामा करने वाले, तो आप पूछोगे पहले और दूसरे कौन है? तो रवि शास्त्री ने ऐसा किया था 1985 में सबसे पहले। उसके बाद अभी ऋतुराज गायकवाड़ ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय बने थे, अभी कब? 2022 में ही। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसा कारनामा हमारे एक भारतीय प्लेयर कर चुके हैं, वो एकमात्र भारतीय हैं ऐसा करने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट में।
मैं बात कर रहा हूँ युवराज सिंह की। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाए थे उन्होंने। और आपको याद होगा अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप में भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से विजेता रहे थे। तन्मय अग्रवाल का नाम आपने पढ़ा होगा, सबसे तेज ट्रिपल सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इन्होंने। अच्छा, दीपक चाहर ने अपना स्पोर्ट ब्रांड लॉन्च किया था, किस नाम से? D9 स्पोर्ट्स। और अभी मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था भारत को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा इल्हाम अलीयेव। तो याद रखना, अजरबैजान के ये 5वीं बार राष्ट्रपति चुने गए हैं, नाम है इल्हाम अलीयेव। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां पे सारे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में आपको कराने वाला हूं। मतलब जो किसी न किसी देश में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं वो वाले अपॉइंटमेंट में आपको कराऊंगा, और ये सारे 2024 वाले ही होंगे, बिल्कुल लेटेस्ट। लेकिन उससे पहले अजरबैजान के स्टैटिक हम कर लेते हैं। मैप में देखो, ये रहा अजरबैजान, कैपिटल इसकी बाकू है। बाकू को आपको 2 कारण से याद रखना है, क्योंकि 2024 में कोप 29 का आयोजन ये यहीं पे हो रहा है, और अभी 2023 में विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन भी यहीं पे हुआ था, जिसमें पहले स्थान पे, या यूं कहूं कि विजेता रहे थे मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, और इसमें दूसरे स्थान पे रहे थे भारतीय आर प्रज्ञानानंद। यहाँ की करेंसी क्या है? अजरबैजानी मनत है। और अगर फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में शेंगेन जोन में वीजा मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने वाला अंतिम गैर यूरोपीय यूनियन देश कौन सा है? तो आंसर होगा कोसोवो। देखो, इस तरह का प्रश्न मैं पहले भी आपको करा चुका हूं, बताऊंगा मैं कौन सा प्रश्न हमने करा था। पहले इसके बारे में मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूं। आपको पता है यूरोपियन यूनियन, जिसका मुख्यालय आपको मिलेगा ब्रुसेल बेल्जियम में, उसमें सदस्य देश कितने हैं? 27 हैं। पहले 28 हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटेन उससे अलग हो गया, जिसे को आप ब्रेग्जिट बोलते हो। और ये भी आप जानते हो कि इन 27 में से 20 ही ऐसे यूरोपियन यूनियन के देश हैं जिनमें यूरो करेंसी चलती है। तो एक प्रश्न तो ये भी बन जाएगा कि यूरो करेंसी को अपनाने वाला नवीनतम देश कौन सा है? तो वो 20वें नंबर का देश बना था क्रोएशिया। अब शेंगेन क्षेत्र की बात करते हैं, शेंगेन जोन की बात करते हैं, ये क्या है? तो ये ऐसे 27 देशों का समूह है, या 27 ऐसे देशों को ये जोड़कर बना है जहां आप बिना वीजा के एक दूसरे के अंदर एंट्री कर सकते हो। बस किसी इन 27 में से किसी एक देश में आपको एंट्री करनी है, उसके बाद इन देशों में आप बिना वीजा के आ जा सकते हो, लेकिन घूमने के पर्पज से, रोजगार के लिए नहीं, एज ए टूरिस्ट आप जा सकते हो। और उसकी समय सीमा भी है 90 दिनों के लिए। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताता हूं जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि इस शेंगेन जोन में, या शेंगेन क्षेत्र आप कह दो, इसमें सारे के सारे, मैंने कहा ना 27 देशों को जोड़ करके ये बना है, तो इसमें सारे के सारे यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश नहीं है। इसमें कुछ आपको नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज भी मिलेंगी, मतलब वो यूरोपियन यूनियन के सदस्य नहीं है, लेकिन फिर भी इस शेंगेन जोन के अंदर आते हैं। हाँ, लेकिन आप कह सकते हो इनमें सर्वाधिक आपको वही देश मिलेंगे जो कि यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं या सदस्य देश हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, वैसे मैंने फोटो लगा दिया, आप इसको देखो, स्विट्जरलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, आइसलैंड हो गया। ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य तो नहीं है, पर ये भी शेंगेन जोन में आते हैं। उसी तरह से क्रोएशिया हो गया, बुल्गारिया हो गया, रोमानिया हो गया, आयरलैंड हो गया, ये यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, लेकिन ये शेंगेन के अंदर नहीं आते, मतलब आप इनके अंदर नहीं जा सकते हो। बात आपको समझ में आ गई है? और मैंने आपको कहा था कि इस तरह का प्रश्न पहले भी बताया था। वो प्रश्न क्या था, सुनो। हमने पढ़ा था कि डिजिटली शेंगेन वीजा को देने वाला पहला देश कौन सा बना था, पहला यूरोपियन देश कौन सा बना था? तो आंसर होगा फ्रांस। याद आया अब आपको? बाकी अगर कोसोवो की हम कैपिटल की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल होती है प्रिस्टिना, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में यूनिवर्सल हेल्थ कवर को शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा त्रिपुरा। तो अभी त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं, कौन? माणिक शाह, उन्होंने राज्य में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को शुरू किया है, और इस तरह त्रिपुरा ये पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया है जिसने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की तर्ज पर सभी के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा कवरेज को शुरू किया है। तो इसमें आपको बताइए, हर साल 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन जाएगा योजना से संबंधित, केंद्र की योजना से संबंधित, कि ये प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना कब शुरू होती है और कहां से लॉन्च हुई थी? तो 23 सितंबर 2018 को शुरू होती है, रांची झारखंड से। ये भी ध्यान में रखना। अभी पहले हम त्रिपुरा की बात करते हैं, त्रिपुरा के स्टैटिक देखते हैं। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा,
देखो, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है। मुख्यमंत्री हो गए मणिक शाह और गवर्नर कौन है? इंद्रसेन रेड्डी हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हाल ही में किसने खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का खिताब जीता है? तो आंसर होगा सेना ने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 की, जो कि कहां पे हुआ? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हुआ। इस बार ये इसका चौथा संस्करण रहा। और बात करें इस बार का मैस्कॉट यानी कि शुभंकर क्या है, तो एक हिम तेंदुआ है जिसको बोला गया शीन ए शी या फिर शान, जो रिप्रेजेंट करता है हिम तेंदुए को, स्नो लेपर्ड को। मेडल टैली पे बात करते हैं तो पहले स्थान पे आर्मी रही, सेना, जिसने 10 गोल्ड जीते, 5 सिल्वर और 6 ब्रोंज। दूसरे स्थान पे कर्नाटक रहा और तीसरे स्थान पे महाराष्ट्र रहा। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी? खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। याद रखना इस बार इसका चौथा संस्करण रहा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में 5वें भारत जापान संयुक्त अभ्यास जिसका नाम है धर्मा गार्जियन, इसका आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा राजस्थान में। एक्सरसाइज का नाम है धर्मा गार्जियन। भारत और जापान के बीच ये एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2024 में इसका ये 5वां संस्करण हुआ। अभी 25 फरवरी से लेके 9 मार्च 2024 तक। कहां पे? राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। और इसमें भारतीय सेना दल का प्रतिनिधित्व किया राजपुताना राइफल्स की एक बटालियन ने। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभी 2024 में जितनी भी हमने मिलिट्री एक्सरसाइजेस करी है वो सारी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि अभी जापान के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं। देखो, एक तो धर्मा गार्जन करते हैं, एक वीर गार्जन करते हैं, एक जिमेक्स एक्सरसाइज करते हैं, शिन्यू मैत्री करते हैं, सहयोग काजिन करते हैं और एक मालाबार एक्सरसाइज भी करते हैं। वैसे ये तो क्वाड देशों के बीच में होती है जिसमें 4 देश है, भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया। तो ये सारी एक्सरसाइज हम जापान के साथ करते हैं। जापान, जिसे आप जानते हो, जिसे सूर्योदय का देश कहते हैं, कैपिटल टोक्यो है, करेंसी येन है, प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा और यहाँ के राजा का नाम है नारुहितो। फिर आपसे पूछ रहे हैं हाल ही में देश का सबसे लंबा केबल आधारित पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, इसका उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा गुजरात में। तो यह है देश का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज, इसका भी उद्घाटन किया गया, जिसका नाम क्या है? सुदर्शन सेतु है। एक तो ये याद रखना। कहां पे उद्घाटन किया गया? गुजरात के द्वारका में। किसने उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसकी लंबाई कितनी है? 2.32 किलोमीटर है। बनाने में लागत कितनी आई? 979 करोड़ रुपीस। और ये पुल, ये ब्रिज ओखा और बेयट द्वीप को आपस में जोड़ेगा। वैसे इस ब्रिज की आधारशिला भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी 2017 में। और इस ब्रिज को अगर आप देखोगे तो इस ब्रिज पर भगवत गीता के श्लोकों और भगवान कृष्ण की तस्वीरों से सजा हुआ एक फुटपाथ है। इसके अलावा फुटपाथ के ऊपरी हिस्से पर 1 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले सोलर पैनल्स भी लगाए गए हैं। और इस ब्रिज को पहले सिग्नेचर ब्रिज नाम दिया गया था। फिर अगला प्रश्न है अभी हाल ही में विश्व बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गीता बत्रा को। तो याद रखना, गीता बत्रा इनको वर्ल्ड बैंक की वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय के निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया गया है। और इस तरह से वे पद पर आने वाली पहली महिला बन गई हैं, तो नाम इंपॉर्टेंट होगी। फिर आपसे पूछ रहे अभी फरवरी 2024 में अट्टुकल पोंगल उत्सव का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। तो अभी 25 फरवरी को केरल के तिरुवनंतपुरम में अट्टुकल भगवती मंदिर में अट्टुकल पोंगल फेस्टिवल मनाया गया। और याद रखना, अट्टुकल पोंगल ये दुनिया का सबसे बड़ा महिलाओं का उत्सव है। महिलाएं इसमें सम्मिलित होती है। और पूछे ये त्योहार कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये 10 दिनों का त्योहार होता है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हरियाणा सरकार ने महिलाओं में स्तन कैंसर का पता लगाने के लिए अभी कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो आंसर होगा सवेरा। तो अभी 25 फरवरी को हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने महिलाओं में स्तन कैंसर की शीघ्र जांच करने के लिए सवेरा कार्यक्रम को शुरू किया है। तो ये कार्यक्रम मेदांता फाउंडेशन के द्वारा गुड़गांव में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शुरू किया गया है। इसमें जो दृष्टिबाधित लोग हैं वो स्तन कैंसर की जांच करेंगे, क्योंकि ऐसा कहा गया कि एक सामान्य डॉक्टर जांच के बाद 1 सेंटीमीटर तक स्तन कैंसर का पता लगा सकता है, जबकि दृष्टिबाधित लोग आधा सेंटीमीटर तक इसका पता लगा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें छूने की प्रति बहुत अधिक संवेदनशीलता होती है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 27 फरवरी। हर साल 27 फरवरी को दुनिया भर में वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया जाता है। मनाने का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के भीतर अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना। थीम भी है
एक सतत भविष्य का निर्माण, सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में एनजीओ की भूमिका। फिर अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में किस गजल गायक का भी निधन हो गया? तो आंसर होगा पंकज उधास। तो अभी 26 फरवरी 2024 को मशहूर गजल गायक थे पंकज उधास, इनका भी 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। और इनकी जो सबसे फेमस गजल थी उसका नाम था चिट्ठी आई है। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आंसर होगा मरियम नवाज। तो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में मरियम नवाज ने शपथ ले ली है। आपको बताए ये मोहतरमा कौन है जिनका नाम है मरियम नवाज? तो ये नवाज शरीफ की बेटी है। और अभी जो नए प्रधानमंत्री बने थे ना पाकिस्तान के, शहबाज शरीफ, वो इनके चचा जान है, यानी कि चाचा जी हैं। और ध्यान रखना, अब ये पाकिस्तान के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं। और इनकी पार्टी का नाम पूछोगे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इनकी पार्टी का नाम है। वैसे अगर पूछोगे कि पाकिस्तान की पहली महिला कोई प्रधानमंत्री रह चुकी है क्या, तो रह चुकी है, बेनजीर भुट्टो। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में साउथ एशिया के सबसे बड़े प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो आंसर होगा कानपुर में। तो अभी 26 फरवरी को जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने उत्तर प्रदेश के कानपुर में साउथ एशिया के सबसे बड़े एम्यूनिशन और मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो ये एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जैसे कौन बना रही है? अडानी ग्रुप कंपनी, अडानी ग्रुप की कंपनी है अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी, वो इसे बना रही है। और ये प्लांट 500 एकड़ में फैला है। इसको बनाने में जो लागत है वो आ रही है 3000 करोड़ रुपए। तो इस प्लांट में, इस कंपनी में क्या बनेगा? तो काउंटर ड्रोन हो गए, खुफिया निगरानी और रेकी टेक्नोलॉजी और साइबर रक्षा क्षेत्र के विकास पे यहाँ पे काम किया जाएगा। यहाँ पे आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस के लिए गोला बारूद वगैरह ये बनाए जाएंगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों की अभी घोषणा कर दी गई है, उनमें से कौन एक नहीं है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, इसमें उत्तर होगा अरविंद प्रकाश। तो ये नाम हमारे किसी काम का नहीं है, बाकी नाम जो है वो इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ प्रश्न क्या है डिटेल में। अभी मोदी जी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में जो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है वो वहां पे गए और वहां पे उन्होंने लगभग 1800 करोड़ रुपए के 3 स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। और देश के जो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है गगनयान, उसका भी वहां पे रिव्यू उन्होंने किया। उन्होंने वहां पे 4 एस्ट्रोनॉट्स के नामों की घोषणा भी की है जो कि गगनयान मिशन के लिए सेलेक्ट किए गए हैं। वो चारों के नाम मैं आपको बता रहा हूँ। ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है और शुभांशु शुक्ला है। और इन सभी को गगनवीर कहा जाएगा। और अभी ये रशिया से ट्रेनिंग करके लौटे हैं, अभी बंगलुरु में ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो भी इनकी छोटी मोटी ट्रेनिंग वगैरह बाकी है वो कर रहे हैं। और इन सभी का सिलेक्शन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन में किया गया है। लेकिन याद रखना, जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इन 4 में से 3 का ही होगा। मतलब 3 ही एस्ट्रोनॉट हैं जो स्पेस में जाएंगे गगनयान मिशन में। 3 लोगों की टीम को 3 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा और अर्थ के 400 किलोमीटर ऑर्बिट में ये वापस चक्कर लगा के धरती पे लौट आएंगे। कब भेजेंगे? आप पूछोगे ये गगनयान मिशन हम 2018 से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने इसकी घोषणा 2018 में की थी। अभी तक गए नहीं है, कब जाएंगे? तो ऐसा कहा जा रहा है 2025 तक ये चले जाएंगे। तो याद रखना, ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है जिसका नाम है गगनयान। लेकिन आपने पढ़ा होगा इन इंसानों को भेजने से पहले हम एक रोबोट पे भी ट्राई करेंगे, रोबोट को भी भेजेंगे हम ऊपर। उस रोबोट का नाम भी याद रखना, व्योमित्र उसका नाम है, या आप कह सकते हो भारत का पहला हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कमर से ऊपर ऊपर ये इंसानों की तरह दिखता है। नाम व्योमित्र है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने एक और बार घोषणा कर दी, जो ये पहले कर चुके हैं, कि अंतरिक्ष में भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, स्पेस स्टेशन होना चाहिए। कब तक का लक्ष्य दे रखा है इन्होंने? मैंने आपको पहले भी बताया था, 2035 तक का। और उस वक्त इन्होंने एक और घोषणा की थी, या एक और लक्ष्य दिया था इसरो को, कि चांद पर हमको अपना अंतरिक्ष यात्री भेजना है। कब तक का टारगेट है? 2040 तक का टारगेट है। तो वो टारगेट भी जरूर याद में रखना आप। चलो फिर बताओ, अभी हाल ही में विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा उज्जैन में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्जैन के जंतर मंतर पर बने 85 फीट 85 फुट ऊंचे टावर पर लगी ये वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है।
तो ये जो वैदिक घड़ी है ये वैदिक हिंदू पंचांग, ग्रहों की स्थिति, मुहूर्त और ज्योतिषीय गणना के बारे में जानकारी देगी। और ये भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम भी दिखाएगी। इस घड़ी में दो सूर्योदय के समय के बीच के समय को 30 भागों में बांट दिया है, जिसका 1 घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय के अनुसार 48 मिनट का होगा, 48 मिनट का होगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में SECI मतलब होता है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसने भारत के सबसे बड़े सोलर बैटरी परियोजना का अनावरण कहां पे किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो याद रखना, इसने अभी भारत की सबसे बड़ी सोलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को शुरू किया है। मतलब यहां पे सोलर एनर्जी को बैटरीज में स्टोर किया जाएगा और कैपेसिटी है 40 मेगावाट की। कहां पे स्थापित किया? याद रखना, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में। और इसका उद्घाटन अभी 24 फरवरी 2024 को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज सांसद और समाजवादी पार्टी नेता का निधन हो गया। नाम बताओ उनका क्या है? शफीकुर रहमान बर्क। तो 94 वर्ष की आयु में, 94 ईयर की आयु में संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद और समाजवादी पार्टी के सदस्य थे ये शफीकुर रहमान बर्क, जिनका भी निधन हो गया। बस और कुछ ज्यादा नहीं है इनके बारे में बताने के लिए, तो इतना सा आप ध्यान रखना। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि शिक्षा मंत्रालय ने 2024-25 सत्र से कक्षा 1 में प्रवेश की आयु को कितनी निर्धारित किया है? तो आंसर होगा 6 वर्ष से अधिक। मतलब अभी शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 2024-25 का ये सत्र स्टार्ट होगा, जो ये सेशन स्टार्ट होगा, वहां से कहा कि कक्षा 1 में प्रवेश की आयु अब 6 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। मतलब 6 साल से कम आयु का कोई बच्चा होगा तो उसे पहली कक्षा में आप एडमिशन नहीं देना है। और ये प्रावधान न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और बच्चों का निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत किया गया है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो आंसर, तो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 की हम बात कर रहे हैं। कहां पे हुई थी? थाईलैंड के पटाया में हुई। और इसमें भारत ने टोटल 18 मेडल जीते, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 11 ब्रोंज हैं। और इस चैंपियनशिप में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ या बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अब ये 3 गोल्ड किसने जीते ये मैं आपको बता देता हूँ। प्रमोद भगत ने जीते, कृष्णा नागर और सुहास यथिराज। ये सुहास यथिराज का नाम आप कई बार सुनोगे। ये ब्रिलियंट बंदे हैं। ये IAS ऑफिसर भी हैं और खेल भी खेलते हैं और बढ़िया खेल खेलते हैं। देखो ना, आपके सामने गोल्ड लेकर के आए हैं। मतलब खेल में भी सुपर हिट है और पढ़ाई में भी सुपर हिट है। 2 in 1 का पैकेज है ये। आपको भी ऐसा ही बनना है। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा अल्जीरिया में। तो अभी अफ्रीकी देश है अल्जीरिया, इसने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद अल्जियर्स की ग्रैंड मस्जिद का भी उद्घाटन किया। और इसका उद्घाटन किसने किया? अल्जीरिया देश के जो राष्ट्रपति है, इनका नाम है अब्देल मजीद तेब्बोने। और इस मस्जिद का नाम है जामा अल जाजीर। आप मैप में देखो, ये रहा अल्जीरिया, कैपिटल अल्जायर्स है, करेंसी है अल्जीरियन दिनार और प्रेसिडेंट है ये अब्देल मजीद तेब्बोने। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अजय मणिक राव को। तो अभी हमारी जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रहे अजय मणिक राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो यहां से भी एक प्रश्न क्लियर हो गया, कौन नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है और वे इस तरह से भारत के दूसरे लोकपाल होंगे, ये ध्यान में रखना है। अब आप पूछोगे कि पहले कौन थे फिर? तो आंसर होगा पिनाकी चंद्र घोष थे, लेकिन वे मई 2022 में ही रिटायर्ड हो गए थे और तब से लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे हैं प्रदीप कुमार मोहंती। और अब आपको नाम याद रखना है अजय मणिक राव का, ये भारत के दूसरे लोकपाल बन गए। अच्छा, लोकपाल में बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, 8 सदस्य होते हैं, जिनमें से 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। और इनका कार्यकाल की बात करें या तो 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु, जो भी पहले हो। लोकपाल का कार्य क्या होता है? तो लोकपाल के पास सरकार में कुछ पदों पर रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार होता है, जैसे प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, संसद सदस्य, ये सब इसके अंदर आते हैं।
और मैं आपको बता दूं कि लोकपाल और लोकपाल विधेयक 2011 को 17 दिसंबर 2013 को संसद के द्वारा पारित किया गया था और 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया था। यह अधिनियम 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ और 2016 में एक बार इसमें संशोधन भी हो चुका है। अच्छा, अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लें कि लोकपाल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो फिर आंसर हो जाएगा आपका लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। तो देखो यहाँ पे जो भी प्रश्न बन सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको सारे चीजें क्लियर कर दी है। जिस भी तरह से घुमा फिरा करके एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले, आप यहाँ से सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाओगे। मैंने इस तरह से पॉइंट वाइज आपको बता दिया। अच्छा, फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अभी हाल ही में यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बनेंगे, तो आंसर होगा भारती मित्तल। तो अभी भारतीय एंटरप्राइजेस के चेयरमैन हैं ये भारती मित्तल। उनको यूके के किंग चार्ल्स ने भारत ब्रिटेन व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए मानद नाइटहुड से सम्मानित किया है और भारती मित्तल ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय होंगे। अच्छा, मैं वैसे आपको बता दूं कि ये सम्मान रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिल चुका है पहले, लेकिन उन्होंने इसको लौटा दिया था 1919 में जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसके विरोध में उन्होंने इस उपाधि को लौटा दिया था। उन्हें ये 2015 में किंग जॉर्ज पंचम ने ये सम्मान दिया था। वैसे ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन अभी उसी से संबंधित ये प्रश्न है तो एक बार फिर से आपको याद दिला रहा हूं, तो ये पॉइंट जरूर ध्यान में रखना। फिर अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर है, तो आंसर होगा 42वें स्थान पे, 42 नंबर पे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स यानी कि वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 की। बात करें कि इसको किसने जारी किया है, तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जारी किया है 2024 में। ये इसका 12वां संस्करण है और इसमें भारत 42 नंबर पर है। टोटल कितने देशों में से, तो टोटल 55 देशों में से भारत 42 नंबर पर है। पिछले साल भी 2023 में भी भारत 42 नंबर पे ही था। टॉप पे बात करें, टॉप 3, तो टॉप पे अमेरिका है, दूसरे पे यूके है और तीसरे पे फ्रांस है। अच्छा, बौद्धिक संपदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो? आप ऐसे समझो जैसे कि आपने अपने दिमाग से कुछ बनाया, कुछ डिजाइन किया, कुछ आविष्कार किया, जैसे कि नया गैजेट बनाया, कोई नया चित्र बनाया हो, कोई लोगो बना दिया, कोई फिल्म बना दी, कोई गाना गा दिया, कोई कविता लिख दी, तो वो आपकी बौद्धिक संपदा हो गई। आपने अपने दिमाग से उसकी रचना की है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। तो आपकी उस संपदा को कोई चुरा न ले, इसके लिए आप क्या करते हो, या तो पेटेंट करा देते हो या उसका कॉपीराइट ले लेते हो। और इन सब की देखरेख के लिए 1967 में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। अब यहां से एक स्टैटिक और बन जाता है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है तो इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो फिर देखो, फिर अगला प्रश्न क्या है। अभी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 28 फरवरी को मनाते हैं। आप सबको पता है हर साल 28 फरवरी को ये नेशनल साइंस डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं इस दिन, क्योंकि हमारे जो महान साइंटिस्ट थे सर सीवी रमन जी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी इसी दिन यानी कि 28 फरवरी 1928 को। और इसके लिए 1930 में उन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। थीम जरूर याद रखेंगे, थीम इंपॉर्टेंट रहेगी इस बार की। क्या है थीम? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। और पहली बार इस दिवस को हमने मनाया था 1987 में। फिर अगला प्रश्न देखो क्या है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहाँ लॉन्च किया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को लॉन्च किया है। वैसे उन्होंने अभी तमिलनाडु के दौरे पर जब वो थे 17,300 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का वहां पे उद्घाटन किया, उसका शिलान्यास किया। और इसके अलावा उन्होंने 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 75 लाइट हाउसेस में पर्यटक सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। चलो फिर अगला प्रश्न देखो। अभी हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने किसे भारत के लिए अपना सीईओ नियुक्त किया है, तो आंसर होगा सचिन जैन को। तो अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने सचिन जैन को भारत के लिए अपना सीईओ नियुक्त किया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करें तो स्थापना होती है 1987 में। हेडक्वार्टर है लंदन यूके में और इसके हेड है केल्विन डी और सीईओ डेविड टेट है। लेकिन भारत के लिए सीईओ का नाम याद रखेंगे हम तो सचिन जैन है।
अच्छा, ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में है, इसके प्रेसिडेंट बने थे नवाफ सलम। याद ये रखना आपकी, ये किस देश के हैं? लेबनान के हैं। बाकी हीरालाल सामरिया, ये केंद्रीय सूचना आयुक्त, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने थे। और प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, मुख्य सतर्कता आयुक्त बने थे। इंपॉर्टेंट है ये सारे नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में न्यायपालिका के भीष्म पितामह के नाम से मशहूर कौन थे जिनका भी निधन हो गया? तो आंसर होगा फली एस नरीमन। तो अभी भारतीय न्यायपालिका के भीष्म पितामह के रूप में माने जाने वाले और केशवानंद भारती मामले सहित कई महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा बन भारत को आकार देने में मदद करने वाले कानून विशेषज्ञ और दिग्गज अधिवक्ता फली एस नरीमन का भी निधन हो गया। 95 ईयर के ये थे। आपको बता दूं 1972 में भारत के ये अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे थे। अच्छा, आप जरा बताना तो कमेंट में टाइप करके कि अभी वर्तमान में हमारे सॉलिसिटर जनरल कौन है, पता है क्या आपको? इनकी बात करें तो 1991 में पद्म भूषण मिल चुका है, 2007 में पद्म विभूषण मिल चुका है। अच्छा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी भारत टेक्स 2024 का आयोजन ये कहाँ पे किया? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे भारत टेक्स 2024 की। तो ये अब तक का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोग्राम है, जिसका उद्घाटन अभी मोदी जी ने किया। कहाँ पे किया? नई दिल्ली के भारत मंडपम में। और यह आयोजन हुआ था 26 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक। और इस कार्यक्रम में 100 देशों के लगभग 3000 से ज्यादा व्यापारियों ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये इसकी बातें थी कि आपको ध्यान में रखनी है।